सी फाउंडेशन लॉ के अंदर आज अपन सेकेंड एक्ट अपना सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट अपन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कर चुके हैं। पूरा एक्ट को फटाफट से रिवाइज करेंगे। चार यूनिट है हमारे यहाँ पर, इसके अंदर उसको पूरा फटाफट से क्विकली रिकैप करने की कोशिश करेंगे। आपने एक बार लेक्चर इसको देखने से पहले आपने एक बार पूरा सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ये रिवीजन पर्पस के लिए ही है। ठीक है, सो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 यूनिट नंबर 1 फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो सेल ऑफ गुड्स जो एक्ट जो है, सबसे पहले तो ये बताओ कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई जो है वो किसके ऊपर करता है? सिर्फ और सिर्फ गुड्स के ऊपर। गुड्स का मतलब यहां पर क्या इंक्लूड नहीं होता? यहां पर क्या इंक्लूड नहीं होता? जल्दी से बता दो। वेरी गुड, इमूवेबल इंक्लूड नहीं होते। और क्या इंक्लूड नहीं होता? इमूवेबल नहीं है, मनी, एक्शनेबल क्लेम्स। वेरी गुड, ये यहां पर इंक्लूड नहीं होता। क्या एफडीआर के ऊपर ये एक्ट अप्लाई करता है? करता है। एफडीआर इज अ गुड, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में एफडीआर पर भी अप्लाई करता है। इट अप्लाइज टू वाटर गुड्स यहां पर अभी आगे आ जाएगा, अपन उसके ऊपर और आगे बात करेंगे। यहां दो डेफिनेशन की बात करी है, बायर एंड सेलर। बायर कौन? जिसने गुड्स परचेज करना है या वो अग्री कर रहा है इन फ्यूचर परचेज करने का। दूसरा आदमी है सेलर, जो या तो बेच रहा है या वो अग्री कर रहा है बेचने के। तो अपन यहां दो बात करते हैं, एक करते हैं सेल की बात, एक करते हैं अग्रीमेंट टू सेल की बात। सेल मतलब आज के आज, अग्रीमेंट टू सेल मतलब इन फ्यूचर करने का वादा किया गया है। सो यहां लिखा है गुड्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट आर गुड्स अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो गुड्स क्या क्या है? गुड्स मीन एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, हर मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर अप्लाई करता है other than actionable claim which requires some action, for example debt, money, पैसा जो INR जो सर्कुलेशन के अंदर है। अब मुझे बताओ, अगर तुम्हारे पास अकबर के जमाने के कॉइन पड़े हुए हैं, तो अकबर के जमाने का तो मनी था, पर क्या उसके ऊपर सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई करेगा कि नहीं करेगा? जल्दी, अकबर के जमाने के तुम्हारे पास कॉइन्स पड़े हुए हैं, उसके ऊपर सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई करेगा कि नहीं करेगा? ऑब्वियसली करेगा, ऑब्वियसली करेगा। पर तुम्हारी जेब के अंदर गांधी जी के नोट पड़े हुए हैं, उसके ऊपर अभी 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 ताजा ताजा तो 2000 रुपए के और 500 रुपए के नोट हैं। जो ग्रीन वाला 500 का, पिंक वाला 2000 का नोट है, वो तुम्हारे पास वो पड़ा हुआ है जेब के अंदर, उसके ऊपर सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई करेगा क्या? उस पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई नहीं करेगा। एंटीक कॉइन्स हैं, अकबर के जमाने के कॉइन्स पड़े हुए हैं, उसके ऊपर सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई करता है। सो एंड इंक्लूड्स स्टॉक एंड शेयर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास and things attached to or forming part of the land which are agreed to be severed before sale or under the contract of sale। ठीक है, मतलब खेतों में लहराती हुई फसल भी गुड्स के अंदर हमने इंक्लूड करी है। इवन एफडीआर भी गुड्स कंसिडर करे जाते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर। ठीक है क्या? Goods includes both tangible, intangible, goodwill, copyright, patent, trademark, stock share, gas, steam, water, electricity, decree of the court are also considered as good. Decree of the court मतलब order of the court is also considered as the goods under the sale of goods act. This is very important. This is very important. Goods की definition में क्या क्या कवर नहीं हो, क्या क्या कवर होता है, क्या क्या कवर नहीं होता। तो क्या क्या कवर नहीं होता? immovable, जल्दी बोलो, immovable, actionable claims, मनी इन सर्कुलेशन, इसके ऊपर ये अप्लाई नहीं करता। इमूवेबल का मतलब फिक्स एसेट्स, इमूवेबल का मतलब फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट के लिए अलग से एक्ट मैंने बताया था, टोपा 1882, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। फिर अपन ने क्लासिफिकेशन किया था गुड्स को, एग्जिस्टिंग गुड्स और फ्यूचर गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स मतलब जो अभी एग्जिस्टेंस के अंदर है, स्पेसिफिक गुड्स का मतलब यही वाले। तो एग्जिस्टिंग के अंदर ही अपने फिर से क्लासिफाई करा है इसको स्पेसिफिक गुड्स के अंदर। स्पेसिफिक गुड्स मतलब ये वाले ही चाहिए। आई वांट गोल्ड आईफोन 12 प्रो, वो वाला। मैं शॉप पर गया, मैंने चूज कर लिया वो वाला ही चाहिए, तो आईफोन 12 प्रो गोल्ड वो वाला ही चाहिए। तो ये क्या है? स्पेसिफिक गुड्स का एग्जांपल है। असर्टेन गुड्स somewhat like specific only। असर्टेन के अंदर खाली क्या होता है, जो बड़ा सारा लॉट है उसमें से हमने गुड्स को क्या कर लिया है? अलग कर दिया है, सेट असाइड कर दिया है, हमारे फ्यूचर यूज के लिए, हमारे कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमने अलग से अप्रोप्रिएट कर दिया है। मतलब आउट ऑफ द लॉट आई हैव सेग्रीगेटेड द गुड्स, आउट ऑफ द लॉट आई हैव सेग्रीगेटेड द गुड्स फॉर माई रिक्वायरमेंट। ठीक है, दैट इज असर्टेन गुड्स। अनअसर्टेन गुड्स
जो अलग से हमने सेट असाइड अभी तक नहीं करे हैं, लॉट के अंदर ही जो पड़े हुए हैं, दोज आर नोन एज अनअसर्टेन गुड्स। देन वी हैव फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स मतलब जो आज नहीं है, इन फ्यूचर ब्रोकर करे जाएंगे या इन फ्यूचर परचेज करे जाएंगे या इन फ्यूचर प्रोड्यूस करे जाएंगे। मतलब सेलर डज नॉट हैव द गुड्स एट द मोमेंट, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल गुड्स एग्जिस्ट नहीं करते। सेलर बोल रहा है कि हाँ मैं खरीद लूंगा इन फ्यूचर, या मैं बना लूंगा, या मैं प्रोड्यूस कर लूंगा इन फ्यूचर। तो ये अग्रीमेंट टू सेल की बात हो रही होती है जब अपन फ्यूचर गुड्स के ऊपर बात कर रहे होते हैं। तो एग्जिस्टिंग को मैंने करा है तीन, स्पेसिफिक, असर्टेन और अनअसर्टेन। स्पेसिफिक असर्टेन इज समवॉट लाइक सेम। स्पेसिफिक मतलब ये वाला, असर्टेन मतलब होल लॉट में से मैंने गुड्स को अलग कर देना। अनअसर्टेन इज अभी भी गुड्स क्या है, बल्क में ही पड़े हुए हैं, मैंने उसको हमारे कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग नहीं किया है। देन वी हैव कंटिंजेंट गुड्स। कंटिंजेंट गुड्स मतलब जिसका प्रोडक्शन डिपेंडेंट है किसी फ्यूचर इवेंट के होने या ना होने पर। मैंने यश के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया कि आई विल परचेज यश के यहां से शर्ट इफ दैट शर्ट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ क्लॉथ फैक्ट्री इन भीलवाड़ा। तो अगर वो क्लॉथ फैक्ट्री भीलवाड़ा के अंदर शर्ट का कपड़ा प्रोड्यूस करेगी तो मैं यश से गुड्स परचेज कर लूंगा। तो शर्ट का परचेज करना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंटर करना फॉर परचेज ऑफ शर्ट इज डिपेंडेंट अपॉन व्हाट, इज डिपेंडेंट अपॉन, इज डिपेंडेंट अपॉन, इज डिपेंडेंट अपॉन व्हाट, व्हाट भीलवाड़ा की फैक्ट्री के अंदर क्लॉथ के प्रोड्यूस होने पर जो डिपेंड कर रहा है। तो इट इज कंटिंजेंट गुड। द सेलर डिपेंड्स अपॉन अनसर्टेन कंटिंजेंसी, अनसर्टेन इवेंट्स आर कॉल्ड कंटिंजेंट गुड्स। फिर बात करी है डिलीवरी, इट्स फॉर्म्स एंड डेरिवेटिव्स। डिलीवरी का मतलब क्या होता है, वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। देखो जब हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट में बात करते हैं तो दो बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करनी पड़ती है, एक है प्रॉपर्टी, दूसरा है पोजेशन। प्रॉपर्टी सिग्निफाइज ओनरशिप, पोजेशन का मतलब फिजिकल गुड्स मेरे पास पड़े होने चाहिए। तो डिलीवरी के अंदर क्या है, पोजेशन का ट्रांसफर हो रहा है, प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहे। डिलीवरी के लिए जरूरी बात क्या है, इट शुड बी वॉलंटरी, इट शुड बी वॉलंटरी, अपनी मर्जी से होना चाहिए। तो डिलीवरी मींस वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एज अ जनरल रूल डिलीवरी ऑफ गुड्स मे बी मेड ड्यूरिंग एनीथिंग which has the effect of putting the goods in the possession of the buyer or any person authorized to hold them on this behalf। ठीक है, डिलीवरी ऑफ गुड्स में वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन है। तीन तरह से हमने डिलीवरी बात करी है, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव और सिंबॉलिक। एक्चुअल डिलीवरी के अंदर मैंने गुड्स आपको दिए, आपने गुड्स ले लिए, दिस इज एक्चुअल डिलीवरी, आदान प्रदान गुड्स का हो गया, पोजेशन वॉलंटरी ट्रांसफर हो गया। कंस्ट्रक्टिव का मतलब व्हेन इट इज इफेक्टेड विदाउट एनी चेंज इन द कस्टडी और एक्चुअल पोजेशन है। मेरे गुड्स प्रेरणा के वेयरहाउस में पड़े हुए थे, मैंने गुड्स वैभव को सेल कर दिए। मैंने बोला प्रेरणा वो गुड्स अब वैभव के हो गए हैं। प्रेरणा ने वैभव को फोन करके बोल दिया कि आपके गुड्स मेरे वेयरहाउस में पड़े हुए हैं। पहले भी पोजीशन किसके पास में था, प्रेरणा के पास ही था। अभी भी पोजीशन किसके पास में है, प्रेरणा के पास में ही है। ओनली डिफरेंस इज पहले मैं ओनर था, अब वैभव उस गुड्स का ओनर बन गया है। तो फिजिकल पोजीशन का आदान प्रदान नहीं हुआ, पोजीशन पहले भी और अभी भी सब कुछ सेम है। दिस इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। एक्चुअल पोजीशन ट्रांसफर नहीं होता है, सिर्फ होल्डिंग जिसके बिहाफ पे थी वो चेंज हो गई। तो कस्टडी पोजीशन चेंज नहीं होता। सिंबॉलिक डिलीवरी मतलब मैंने ऐसा कोई टाइटल आपको आदान प्रदान कर दिया, डिलीवरी ऑफ सम टोकन मैंने आपको दे दिया जिससे डिलीवरी कंप्लीट मान ली जाती है। जनरली डिलीवरी कंप्लीट होती है बाय गिविंग द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। यहां हम दो बातें करते हैं, दो बातें करनी जरूरी है। एक है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, दूसरा है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। डिफरेंस है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल में और डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल के अंदर। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का मतलब क्या होता है, जिसके हाथ में है वो उसका मालिक है। जस्ट लाइक फॉर सिर्फ समझाने के पर्पस के लिए बता रहा हूं, हमारा सेल्फ वाला चेक, जो सेल्फ वाला चेक है वो क्या है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स है, जिसके हाथ में होगा वो उसका मालिक होगा। शेयर वारंट और शेयर सर्टिफिकेट, दो कंसेप्ट आपको पता है। तो शेयर वारंट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, जिसके हाथ में शेयर वारंट है वो उसका मालिक है। शेयर सर्टिफिकेट इज एन एग्जांपल डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल टू गुड्स। शेयर सर्टिफिकेट के अंदर जिसका नाम उसके ऊपर लिखा हुआ है वही उसका मालिक है। अब अगर मेरा नाम लिखा हुआ है, अंजुल जैन का नाम उसके ऊपर लिखा हुआ है, तो अंजुल जैन विल रिमेन इट्स मालिक। अगर राघव को वो कहीं पड़ा हुआ मिल गया तो भी राघव उसके बदले उसके पैसे नहीं ले सकता। दैट इज डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। तो सिंबॉलिक डिलीवरी के अंदर मैंने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल आगे ट्रांसफर कर दिया, उससे डिलीवरी कंप्लीट हो जाएगी। मतलब मानो मुझे यहां से गुड्स भेजने हैं मुंबई, और मैंने यहां से गुड्स भेजने मुंबई, तो मैंने रेलवे के अंदर रखवा के भेजा। रेलवे का जो रिसिप्ट है
मैंने वो मेरे मुंबई के बायर को आगे सप्लाई कर दिया, दैट इज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, डिलीवरी मेरी तरफ से कंप्लीट हो गई है, जैसे ही डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स मुंबई वाले मेरे बायर के पास पहुंच जाएगा, दैट इज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। देन कम्स मर्केंटाइल एजेंट, मर्केंटाइल एजेंट इज बाय बिजनेस एजेंट, जो मेरा ऑक्शनर भी हो सकता है, जो मैंने अपने बिहाफ पर जिसको अपॉइंट किया वो भी हो सकता है। प्रॉपर्टी का मतलब है ओनरशिप, प्रॉपर्टी का मतलब है ओनरशिप, आई एम द ओनर ऑफ द गुड्स, यू नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन पोजेशन एंड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी सिग्निफाइज ओनरशिप, पोजेशन का मतलब है कब्जा, फिजिकल गुड्स आपके पास में है, दैट इज पोजेशन का पार्ट। सो यहां दो चीजों के ऊपर और बात करनी पड़ेगी प्रॉपर्टी के अंदर, एक है जनरल प्रॉपर्टी, दूसरा है स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। जनरल प्रॉपर्टी इन द गुड्स और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी इन द गुड्स, ये फर्क तब आएगा, मान लो मेरे को ये कीबोर्ड है, मेरे को ये कीबोर्ड आगे बेचना है, मतलब कीबोर्ड बेचना नहीं है, मेरे को पैसे की जरूरत है, एंड दिस कीबोर्ड इज वेरी वेरी कॉस्टली, वेरी वेरी कॉस्टली, क्योंकि बिल गेट्स ने खुद ने इसके अंदर अपने सारे एबीसीडी टाइप करके डाले थे, तो ये बहुत भी भयंकर कॉस्टली वाला हमारा कीबोर्ड है ये वाला। अब मेरे को पैसे चाहिए थे तो बेचना तो नहीं चाहता, इसको बेचना नहीं चाहता, इसके ओनरशिप मेरे पास है, बिल गेट्स ने मेरे को दिया था क्योंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना था, तो उसने बहुत खुश हुआ और उसने मेरे को ये गिफ्ट में दिया। अब मैं इसको बेचना तो नहीं चाहता पर मेरे को पैसे की जरूरत है, तो मैंने चहक को बोला, मैंने बोला चहक ही रख ले और इसके बदले पैसे दे दे 15 दिन के लिए। 15 दिन के बाद मेरे पास पैसे आ जाएंगे, मैं तेरे को वापस पैसे दे दूंगा और ये कीबोर्ड तुझसे वापस लेके चला जाऊंगा, मतलब आई हैव प्लेज्ड द गुड्स विथ चहक, ठीक है ना, ठीक है ना। नाउ 15 दिन के लिए मेरे पास ये जो कीबोर्ड है वो किसके पास पड़ा हुआ है, चहक के पास पड़ा हुआ है, चहक के पास पड़ा हुआ है। मान लो इस कीबोर्ड का वैल्यू 100 करोड़ रुपए है, इस कीबोर्ड का वैल्यू कितना है, 100 करोड़ रुपए है, मैंने तो सिर्फ चहक से 20 करोड़ रुपए उधार लिए हैं और बोला है कि 20 करोड़ रुपए वापस चुका दूंगा और मेरे को ये कीबोर्ड वापस दे देना। सो चहक हैज स्पेशल प्रॉपर्टी इन दिस गुड्स, आई हैव द जनरल प्रॉपर्टी इन दिस गुड्स, मेरा ही गुड्स है तो मेरा जनरल प्रॉपर्टी मेरा ही है। चहक का इंटरेस्ट खाली उस 20 करोड़ रुपए के अंदर है जो उसने मुझे इस कीबोर्ड के बदले प्लेज करने के बदले उधार दिए हैं। कोई समस्या तो नहीं है इसके अंदर। प्रॉपर्टी दो है, जनरल और स्पेशल में आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ता है। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का मतलब क्या है, पर्सन अपने डेप्ट को भी पे करने की पोजीशन में नहीं है। प्राइस का मतलब है कि जिस अमाउंट के ऊपर हमने एग्री किया है गुड्स को आदान प्रदान करने का। क्वालिटी ऑफ द गुड्स मतलब इंक्लूड देयर स्टेट और कंडीशन, जिस क्वालिटी के अंदर जिस तरीके से हमने गुड्स को परचेज सेल करने के ऊपर बात करी थी। सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल बेसिक खाली फर्क है टाइमिंग का। सेल के अंदर आज के आज गुड्स का आदान प्रदान हो रहा है, बायर ने मैंने गुड्स परचेज कर लिए और पेमेंट कर दिया, सेलर ने गुड्स दे दी और पैसे ले लिए, दैट इज सेल। अग्रीमेंट टू सेल के अंदर मैं इन फ्यूचर, अग्रीमेंट टू सेल के अंदर मैं इन फ्यूचर गुड्स को आदान प्रदान करने की बात करता हूं। भाई अगर आपके पास ये नहीं है, आपके पास आईसीआई का स्टडी मटेरियल है, आप आईसीआई का स्टडी मटेरियल खोल लो और इसके साथ में देखते जाओ, आपको वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन सब कुछ सेम टू सेम एज इट इज मिलता जाएगा। तो जहां कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, जहां प्रॉपर्टी को ट्रांसफर होती है सेलर टू बायर को, द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड सेल, बट द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी माने ओनरशिप एट फ्यूचर डेट पर है तो वो क्या कहलाता है, अग्रीमेंट टू सेल कहलाता है। ठीक है, तो अग्रीमेंट टू सेल, फ्यूचर में ओनरशिप ट्रांसफर होगी, सेल के अंदर आज के आज ओनरशिप ट्रांसफर कर दी जाती है। सेल और अग्रीमेंट टू सेल के अंदर बेसिक सा फर्क भी इतना ही है। आगे बढ़ते हैं। इन सेल द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर इमीडिएटली, और अग्रीमेंट टू सेल के अंदर ओनरशिप ट्रांसफर इमीडिएटली नहीं होती, वो एक फ्यूचर डेट के ऊपर ट्रांसफर करी जाती है। व्हेन अग्रीमेंट टू सेल बिकम्स सेल, अब जब इन फ्यूचर में गुड्स आदान प्रदान हो जाएगा तो अग्रीमेंट टू सेल क्या बन जाएगा, हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में तब्दील हो जाएगा। An agreement to sell becomes a sale when the time elapses or the condition are fulfilled subject to which the property in the goods is to be transferred. The following elements must coexist as to constitute a contract of sale of under goods act. What are the essential elements of a valid contract of sale? ये क्वेश्चन बनता है, ये 6 पॉइंट लिख कर आने रहेंगे, लिख लो वहां पर। What are the essential elements for a contract of valid sale? तो जो जो essential element एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी है वो सब तो यहां पर भी जरूरी है, पर साथ के साथ कुछ और अलग से बात सेल ऑफ गुड्स एक्ट ने करी है तो वो भी देख लेते हैं। essential elements of contract, essential elements of a valid contract दो थे, सेक्शन 10 और अदर देन सेक्शन 10। सेक्शन 10 6, अदर देन सेक्शन 10 5। याद आया क्या ऐसा कुछ?
टोटल 11 हैं, टोटल 11 है, बताया था लास्ट क्लास के अंदर। ओके, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टीज, कम से कम 2 लोग होने चाहिए, सेलर और बायर। सब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो है होना चाहिए वो क्या नेसेसरी क्या होना चाहिए, गुड्स ही होना चाहिए, और गुड्स भी कौन से, मूवेबल प्रॉपर्टी, जो भी अपन ऊपर डिस्कस कर आए। प्राइस इन मनी नॉट इन काइंड, बार्टर नहीं होना चाहिए, प्राइस इन मनी प्रॉमिस किया जाना चाहिए। पार्ट में काइंड हो सकता है, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, पर कंप्लीटली बार्टर नहीं हो सकता। पार्ट इन मनी, पार्ट इन काइंड इज परमिसेबल। मतलब मैंने बोला मेरी ऑडी A7 परचेज कर लो और उसके बदले अपनी एक मारुति 800 दे दो और बाकी 6 लाख रुपए दे देना। ऑडी A7 दे दो, मारुति 800 दे दो और बाकी 6 लाख रुपए दे देना, कंप्लीटली कोई वैलिड है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, पार्ट में काइंड चलेगा। पर मैंने बोला ऑडी A7 ले लो और मारुति 800 दे दो, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का पार्ट नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि कंप्लीटली बार्टर हो रहा है, वो परमिसेबल नहीं है। अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर मस्ट टेक प्लेस, ओनरशिप ट्रांसफर होनी जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एब्सोल्यूट हो सकता है, कंडीशनल हो सकता है। एब्सोल्यूट मतलब विदाउट एनी कंडीशन हो सकता है, कंडीशनल मतलब मैंने पहले से कोई कंडीशन लगा दी कि ये फुलफिल करोगे तो ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा। All other essential elements of valid contract must be present, जैसे था फ्री कंसेंट, फ्री पार्टीज, कंपिटेंसी, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन, वैलिड कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। फिर डिफरेंस लिखा हुआ है सेल और अग्रीमेंट टू सेल में, अगेन एग्जाम में आने के चांसेस बनते हैं, इसको ध्यान से पढ़ लेना। ओनरशिप सेल के अंदर आज के आज ट्रांसफर होती है, अग्रीमेंट टू सेल के अंदर एक फ्यूचर डेट के ऊपर ट्रांसफर होने की बात हो रही है। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड है, क्योंकि आज के आज दोनों पार्टीज ने अपना काम कर दिया है। अग्रीमेंट टू सेल इज एग्जीक्यूटरी, क्योंकि दोनों पार्टीज जो है वो इन फ्यूचर करेगी। एक क्वेश्चन का आंसर करो, अग्रीमेंट टू सेल इज बाइलैटरल एग्जीक्यूटरी और यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी? जल्दी से, अग्रीमेंट टू सेल इज बाइलैटरल एग्जीक्यूटरी और यूनिलैटरल? वेरी गुड, बायलैटरल। दोनों ही पार्टीज ने अपना काम क्या करना है, इन फ्यूचर करना है, दोनों को इन फ्यूचर करना है, इसलिए क्या है ये बायलैटरल एग्जीक्यूटरी है। रेमेडीज फॉर ब्रीच, सेलर कैन सू द बायर फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स, अग्रीड पार्टी कैन सू फॉर डैमेजेस ओनली, अग्रीड पार्टी सिर्फ डैमेजेस के लिए ही केस फाइल कर सकती है। लायबिलिटी ऑफ द पार्टीज, अगर कोई नुकसान हुआ, अगर कोई सब्सिक्वेंट नुकसान होता है, डिस्ट्रक्शन होता है लायबिलिटी का, तो किसका होगा, बायर का होगा, क्योंकि गुड्स ट्रांसफर हो चुके हैं, गुड्स तेरे पास पड़े हैं, अब आग लग गई उसके अंदर तो तेरा नुकसान है, बायर का नुकसान है, सेलर क्या करेगा उसके अंदर। पर अग्रीमेंट टू सेल के अंदर गुड्स अभी भी सेलर के पास पड़े हुए हैं, तो नुकसान कौन बेयर करेगा, सेलर बेयर करेगा। बर्डन ऑफ रिस्क नेचुरल है, बायर के पास होगी, क्योंकि रिस्क फॉलोज ओनरशिप फॉलोज रिस्क, या रिस्क फॉलोज ओनरशिप। रिस्क ऑफ लॉस इज दैट ऑफ सेलर, सिंपल सी बात है, सेलिंग ऑफ गुड्स के अंदर प्रॉपर्टी सेलर की है, अग्रीमेंट टू सेल के अंदर प्रॉपर्टी अभी भी सेलर की है, तो नुकसान सेलर का होगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर प्रॉपर्टी बायर के पास ट्रांसफर हो चुकी है, तो रिस्क बायर का होगा। नेचर ऑफ राइट, जस्ट इन रेम जस्ट इन पर्सोनम, राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, सारे वर्ल्ड के अगेंस्ट राइट एंजॉय करता है, और राइट इन पर्सोनम इज ओनली अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन। मतलब अगर मैंने ये कीबोर्ड चहक से परचेज किया है, मतलब मान लो चहक इज द सेलर ऑफ द कीबोर्ड, मैंने चहक से अगर ये कीबोर्ड परचेज किया है, तो हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंटर किया है। दुनिया में तुम में से कोई भी अगर आ जाए तो भी इस कीबोर्ड को मुझसे नहीं ले सकता, तो आई हैव द राइट टू एंजॉय दिस कीबोर्ड अगेंस्ट द एंटायर वर्ल्ड। पर अग्रीमेंट टू सेल के अंदर अभी गुड्स ट्रांसफर नहीं हुए हैं, तो मेरा जो राइट है वो सिर्फ, मतलब मान लो चहक ने मुझे बोला है कि 2 साल बाद ये कीबोर्ड मैं आपको यूज करके दे दूंगी, शी हैज अग्रीड टू सेल आफ्टर 2 years, we have entered into an agreement to sell, so I have the right to get this keyboard after 2 years only from Chehek, that is just in personam, right against only a particular person. Right of resale, the seller cannot resell the goods, naturally है, सेल हो चुकी है तो कॉन्ट्रैक्ट है, सेलर अब गुड्स रीसेल नहीं कर सकता क्योंकि गुड्स बायर के हो चुके हैं। द सेलर में सेल द गुड्स इन द ओनरशिप इज विद द सेलर, अग्रीमेंट टू सेल के अंदर सेलर अपना मन बदल सकता है और किसी और को रीसेल कर सकता है। हाँ, डैमेजेस देने पड़ेंगे, रेमेडीज होगी, कुछ ना कुछ होगा, उसके ऊपर आगे बात करेंगे। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी सेलर, अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो गया तो ऑफिशियल असाइनी रिकवर नहीं कर सकता गुड्स को, पर बायर ने अगर अभी तक पेमेंट नहीं किया है तो उसकी रिकवरी के लिए अब वो बायर को बोल सकता है। अग्रीमेंट टू सेल के अंदर ऑफिशियल असाइनी के पास गुड्स ट्रांसफर हो जाएंगे, बायर इस केस में कुछ भी नहीं कर पाएगा। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर, अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो असाइनी जो है विल हैव कंट्रोल ओवर द गुड्स, क्योंकि गुड्स बायर के पास पहुंच चुके हैं, और ऑफिशियल असाइनी विल नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर द गुड्स, क्योंकि गुड्स अभी भी सेलर के पास ही पड़े हुए हैं। फिर अपन ने बात करी है सेल और हायर परचेज के बीच में डिफरेंस। सेल और हायर परचेज के बीच में डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, सेल के अंदर आज के आज ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, हायर परचेज में जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं होता तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती।
सेल के अंदर गुड्स ट्रांसफर, ओनरशिप ट्रांसफर। हायर परचेज के अंदर लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद ओनरशिप ट्रांसफर, गुड्स का पोजेशन आज के आज ही ट्रांसफर करा जा सकता है। सेल में कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकता बायर, पर हायर परचेज में तुमने गाड़ी खरीदी और तुम्हारी अब इंस्टॉलमेंट भरने की इच्छा नहीं है, तो तुम बैंक वाले अंकल को बोल सकते हो, बोले ये रखो चाबी, आज से इंस्टॉलमेंट बंद, गाड़ी तुम्हारी। तो बायर जो है यहां पर हायर परचेज में कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है। फिर अपन ने बात करनी है सेल और बेलमेंट के बीच में डिफरेंस की। सेल और बेलमेंट में डिफरेंस क्या होता है? सेल में तुमने गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, बेलमेंट में तुमने सिर्फ अपने गुड्स बेली के पास में, तुम बेलर हो, तुमने गुड्स बेली के पास में रखवाए हैं, मतलब तुम अपने गुड्स पड़ोस वाली आंटी के पास सामान रखवा कर गए हो, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ बेलमेंट। तो आंटी के पास सिर्फ उसका फिजिकल पोजीशन आया है, आंटी उसकी ओनर नहीं बनी है। रिटर्न ऑफ गुड्स, सेल में रिटर्न पॉसिबल नहीं होता। यहां पर अगर तुम घूमकर आ चुके हो और पड़ोस वाली आंटी के पास तुमने अपनी 500 सोने की ईंटें रखवाई थी, तो उनको तुम्हारे वापस आने पर वो ईंटें एज इट इज लौटानी रहेगी। कंसीडरेशन यहां पे प्राइस होना चाहिए। बेलमेंट दो तरह से हो सकता है, इट कैन बी अ ग्रेचुइटियस और अ नॉन ग्रेचुइटियस, मतलब फ्री में भी हो सकता है और उधार में भी हो सकता है। कंसीडरेशन यहां मनी के टर्म्स में होना चाहिए, ये ग्रेचुइटियस नॉन ग्रेचुइटियस हो सकता है। अच्छा, कोई मुझे ग्रेचुइटियस या नॉन ग्रेचुइटियस का कोई एग्जांपल देगा? बेलमेंट का नॉन ग्रेचुइटियस का एग्जांपल देगा कोई मुझे जल्दी से? वेरी गुड, गाड़ी जो आपने रिपेयर पे दी है, दैट्स एन एग्जांपल ऑफ नॉन ग्रेचुइटियस बिलमेंट। घड़ी ठीक होने दी है, दैट्स एन एग्जांपल ऑफ नॉन ग्रेचुइटियस बिलमेंट, उसके बदले आपको पेमेंट करना रहेगा। पड़ोस वाली आंटी को आप सामान रखवा कर गए हो, वो क्या है? ग्रेचुइटियस फ्री वाला बेलमेंट किया है। सेल फॉर कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर, वर्क एंड लेबर के अंदर मतलब क्या है? याद करो ब्यूटी पार्लर वाली आंटी का मैंने तुम्हारे को एग्जांपल दिया था। ब्यूटी पार्लर वाली आंटी, मम्मी ने अगर पार्लर पे जाकर फेशियल कराया है तो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, क्योंकि सर लेबर भी हो रहा है, आंटी ने फेशियल भी करा है और आंटी ने क्रीम पाउडर भी बेचा है, ठीक है। पर अगर मम्मी ने फेशियल वाली आंटी को घर पे बुलाकर अपना खुद का किट देकर फेशियल करवाया है, तो दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर ओनली। सिमिलरली मैंने मेरी बीवी के लिए एक 5 किलो का सोने का हार बनवाना था, मतलब एक नेकलेस बनवाना था गोल्ड का 5 केजी का। मैं अपने घर से एक 5 केजी का गोल्ड का नेकलेस जाकर ज्वेलर को देकर आ गया, तो दैट इज एग्जांपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर। पर मैंने गया ज्वेलर के पास, मैंने बोला भैया डिजाइन दिखाओ, उसने डिजाइन दिखाई, उसमें से मैंने एक 5 किलो का सोने का हार खरीद लिया और पेमेंट करके आया हूं, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, क्योंकि वहां पर सोने का पैसा, गोल्ड का पैसा भी मैंने उसको दिया है और उसने जो उसकी मेकिंग लगाई है मैंने उसका भी पैसा उसको दिया है। तो यू नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, हाउ इट इज मेड? इट कैन बी मेड इन एनी ऑफ दीज 6 फॉर्म्स। लिखा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय एन ऑफर टू बाय और सेल गुड्स फॉर अ प्राइस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ सच ऑफर। इमीडिएट डिलीवरी हो सकती है, या इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस हो सकता है, या डिलीवरी टू बी मेड एट सम फ्यूचर डेट, और पेमेंट भी फ्यूचर डेट के ऊपर हो सकता है। डिलीवरी और पेमेंट दोनों, इंस्टॉलमेंट भी हो सकते हैं, डिलीवरी और पेमेंट दोनों ही फ्यूचर डेट के ऊपर भी किए जा सकते हैं। अच्छा मुझे बताओ, क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इंक्लूड्स एन अग्रीमेंट टू सेल एज वेल, और वाइस वर्सा है क्या? क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अग्रीमेंट टू सेल को इंक्लूड करता है कि नहीं करता? मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर दोनों आएंगे या सिर्फ सेल ही आएगा? दोनों आएंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बड़ा है, सेल की बात भी करता है, अग्रीमेंट टू सेल की भी बात करता है, ठीक है। सो डिलीवरी आज के आज, पैसे आज के आज, डिलीवरी फ्यूचर, पैसे फ्यूचर, पैसे आज, डिलीवरी फ्यूचर, डिलीवरी आज, पैसे फ्यूचर। अरे कैसे भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बिठाया जा सकता है, जैसे पार्टी चाहे वैसे काम कर सकती है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मस्ट बी एसेंशियली गुड्स, दैट दोस गुड्स कैन बी एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स। एग्जिस्टिंग मतलब आज के आज जो प्रेजेंट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंटर होने के टाइम पर, फ्यूचर गुड्स मतलब जो इन फ्यूचर गुड्स प्रोकर करे जाएंगे, ठीक है। तो लिखा हुआ है द गुड्स व्हिच फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बी ईदर एग्जिस्टिंग गुड्स अक्वायर्ड ओन पोजेस्ड बाय द सेलर और फ्यूचर गुड्स। देयर में बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल फॉर द एक्विजिशन ऑफ व्हिच द सेलर डिपेंड्स अपॉन अ कंटिजेंसी, माने कंटिजेंट गुड्स, माने कंटिजेंट गुड्स। अच्छा मुझे बताओ, मैंने एग्जिस्टिंग गुड्स को 3 में क्लासिफाई किया था, एग्जिस्टिंग गुड्स को 3 में क्लासिफाई किया था, कौन से 3 हैं? कौन से 3 हैं? कौन से 3 हैं? कौन से 3 हैं? वेरी गुड, स्पेसिफिक, असर्टेन और अनअसर्टेन गुड्स के ऊपर मैंने क्लासिफाई किया था, ठीक है। तो 3 तरह के बेसिक गुड्स हैं, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर और
कंटेंजेंट, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर और कंटेंजेंट, ठीक है, ग्रेट. सो गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, द कॉन्ट्रैक्ट इज void if the goods without the knowledge of the seller have at the time when the contract was made perished or become so damaged as no longer to answer to the description of the contract. मतलब मान लो मैंने रौनक के साथ में कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था फॉर द सप्लाई ऑफ व्हीट, मैंने रौनक के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था फॉर द सप्लाई ऑफ व्हीट. रौनक कौन है? आशीर्वाद आटे वाला है. उसने गेहूं चाहिए थे मुझसे, मैं गरीब किसान, मेरे से गेहूं चाहिए थे उसने, तो मेरे और रौनक ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रखा है. उसने मुझे बोला कि गेहूं जो होना चाहिए वो एकदम भयंकर अच्छी क्वालिटी वाला होना चाहिए. अगर किसी को नाम पता हो गेहूं की क्वालिटी का तो मुझे बता दो, मैं वो नाम यूज कर लूंगा. पता है कि सबसे अच्छा क्वालिटी के गेहूं का नाम क्या होता है? कौन सा? शरबती. ओ हो, गर्मी का मौसम, शरबत वाले गेहूं, ठीक है. सो शरबती गेहूं के बारे में कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ था कि आई विल सप्लाई शरबती गेहूं टू मिस्टर रौनक हु इज आशीर्वाद आटे वाला. नाउ मैंने कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया रौनक के साथ में. अब मेरे खेत में मैंने गेहूं जो है वो निकाल के रख लिए और उसको धान इकट्ठा करके रखा हुआ था. बिना मौसम के बारिश आ गई और गेहूं पे पानी लग गया, जिसकी वजह से गेहूं की क्वालिटी क्या हो गई? खराब हो गई. तो मेरे और रौनक के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ था वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एग्जीक्यूट नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैंने और रौनक ने शरबती गेहूं की, मतलब जो फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ व्हीट है उसके बारे में बात करी थी, उसको परचेज सेल करने के बारे में बात करी थी. अगर व्हीट में पानी लग गया तो गेहूं खराब हो चुका है. इट नो लॉन्गर आंसर्स टू द कॉन्ट्रैक्ट के बीच में जो सब्जेक्ट मैटर था शरबती गेहूं, उसको अब सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. फिर लिखा है गुड्स पेरिशिंग बिफोर द सेल बट आफ्टर अग्रीमेंट टू सेल. व्हेन देयर इज एन अग्रीमेंट टू सेल स्पेसिफिक गुड्स एंड सब्सिक्वेंटली द गुड्स विदाउट एनी फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर और द बायर पेरिश बिकम सो डैमेज्ड सो लॉन्ग टू आंसर द डिस्क्रिप्शन द अग्रीमेंट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी देयर बाय द अग्रीमेंट इज देयर बाय अवॉइडेड और बिकम्स वॉइड. मतलब बेसिक कहानी ऊपर जो लिखी थी वो अभी भी सेम है. अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर चाहे वो अग्रीमेंट टू सेल भी क्यों ना हो और बायर सेलर किसी की गलती ना हो, पर जिस तरह के गुड्स के ऊपर बात हुई थी वो गुड्स अब एग्जिस्ट नहीं करते, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा. पेरिशिंग ऑफ फ्यूचर गुड्स, अगर फ्यूचर गुड्स स्पेसिफिक है और डिस्ट्रक्शन ऑफ सच गुड्स विल अमाउंट टू सुपरवीनिंग इम्पॉसिबल द कॉन्ट्रैक्ट शैल बिकम वॉइड. तो तुम यहां तीनों, मतलब ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तीनों पर एक 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 एरो खींच के लिख सकते हो, विल बिकम वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड. कोई सा भी केस हो, कोई सा भी केस हो, इन तीनों के यहां पर एरो करके खींच के लिख लो. तीनों ही केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. तीनों ही केस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. फिर लिखा है असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस. प्राइस असर्टेन करने की बात हुई है. द प्राइस इन अ कॉन्ट्रैक्ट और सेल मे बी फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट और मे बी लेफ्ट टू बी फिक्स्ड इन अ मैनर दैट आर अग्रीड और मे बी डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज. व्हेन द प्राइस इज नॉट डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द फोरगोइंग प्रोविजन द बायर शैल पे द सेलर अ रीजनेबल प्राइस. व्हाट इज रीजनेबल प्राइस इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट डिपेंडेंट ऑन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच पर्टिकुलर केस. ठीक है, तो प्राइस असर्टेन करना जरूरी है. प्राइस असर्टेन करना जरूरी है. जनरली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर लिख देते हैं, पर कहें तो हम छोड़ सकते हैं कि इन फ्यूचर प्राइस को डिटरमाइन करेंगे. तो अगर प्राइस का मतलब क्या है? मॉनेटरी कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स. फिर लिखा है कैसे कैसे प्राइस हो सकती है? इट कैन बी फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया 5,000 रुपए किलो के ऊपर लूंगा गेहूं, 5,000 रुपए किलो पे गेहूं दूंगा. ठीक है. फिर लिखा है अग्री टू बी फिक्स्ड इन अ मैनर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट. एग्जांपल बाय वैल्यू. और मैंने और शशि ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया कि मैं गुड्स परचेज करूंगा और उसका जो व्हीट का जो वैल्यूएशन है वो सिद्धार्थ से करा लेंगे. तो व्हीट का वैल्यूएशन किस पर डिपेंड करा है? सिद्धार्थ के ऊपर करा है. तो सिद्धार्थ विल फिक्स द वैल्यू ऑफ द वेट डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग्स बिटवीन द पार्टीज. अच्छा, हम दोनों हमेशा से डील करते हुए आ रहे थे, तो हमने बोल रखा कि जो मार्केट का रेट चल रहा होगा, मतलब एमसीएक्स पे जो रेट चल रहा होगा, एमसीएक्स जानते हैं सारे लोग? जैसे बीएससी होता है, एनएससी होता है. बीएससी एनएससी जानते हो ना? सेंसेक्स जो है वो तो जानते हो, सेंसेक्स निफ्टी जानते हो. वैसे ही मेटल्स का और बाकी सारी कमोडिटीज का एमसीएक्स होता है. तो हमने बोल दिया एमसीएक्स उस दिन का जो भाव होगा, क्या मैंने बोल दिया अजमेर मंडी का जो भाव होगा उस भाव के ऊपर अपन कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं हमेशा से. ये कोर्स ऑफ डीलिंग्स है, ये कोर्स ऑफ डीलिंग्स है. तो उस तरह से फिर उस दिन का जो रेट होगा उस दिन हम कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लेंगे. क्लियर है क्या? तो या तो कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया या फिर कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया या फिर क्या हुआ? वैल्यूअर बोल दिया, सिद्धार्थ कर देगा प्राइस फिक्स. या फिर तीसरी बात क्या हो सकती है कि हमारा जो रेगुलर कोर्स ऑफ डीलिंग्स है उसके हिसाब से हम डिसाइड कर लेंगे. तो इट कैन बी एनीथिंग. अग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन. व्हेन देयर इज एन अग्रीमेंट टू सेल गुड्स ऑन द टर्म्स ऑफ द प्राइस टू बी फिक्स्ड बाय द वैल्यूएशन ऑफ अ थर्ड पार्टी. मतलब सिद्धार्थ से गुड्स वैल्यू करा रहे हैं और सिद्धार्थ जो है वो ऐसा वैल्यूएशन करने की पोजीशन में नहीं है, मतलब ये अनसाउंड हो गया या ऐसा कुछ भी कहानी हो गई है, ये वैल्यू नहीं कर पा रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? अवॉइड किया जा सकता है. प्रोवाइडेड द गुड्स एंड पार्ट देयरफॉर हैव बीन डिलीवर्ड टू unappropriated the buyer
he shall pay a reasonable price. मतलब अगर हमने बोला था कि सिद्धार्थ इसका वैल्यूएशन करेगा एंड सिद्धार्थ इज नॉट इन अ पोजीशन टू वैल्यू द गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड किया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड हो जाएगा। पर अगर उस केस में ऐसा है कि कुछ गुड्स की डिलीवरी ऑलरेडी हो चुकी है तो जो बायर है उसको एक रीजनेबल प्राइस देना पड़ेगा। मतलब बायर बाद में मना नहीं सकता कि पैसे नहीं दूंगा, ऐसा नहीं कर सकता, ना गुड्स लौटाएगा, उसको पैसे देने पड़ेंगे। Where such third party is prevented from making the valuation by the fault of the seller or the buyer, the party not in fault may maintain a suit for damages against the party in default। मतलब मान लो वैल्यूएशन होने वाला था और शशि को लगता था कि सिद्धार्थ जो है वो वैल्यू कम करके बोलेगा और वो मार्केट में बेचने जाएगा तो मार्केट में ज्यादा बिक सकता है। शशि ने सिद्धार्थ का किडनैप करा लिया, तो शशि ने सिद्धार्थ का अगर किडनैप करा लिया तो सिद्धार्थ अब गुड्स का वैल्यू नहीं लगा सकता, सिद्धार्थ अब गुड्स का वैल्यू नहीं लगा सकता। तो जो पार्टी नॉट इन फॉल्ट है, मतलब मैं केस फाइल कर सकता हूँ शशि के ऊपर फॉर द सूट ऑफ डैमेजेस, क्योंकि वैल्यूएशन नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड होगा, पर दैट विल गिव मी अ राइट टू फाइल अ केस अगेंस्ट शशि फॉर द रिकवरी ऑफ डैमेजेस जो मेरे को हुए हैं। मुझे बताओ ये डैमेजेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, डैमेजेस कैसे कैलकुलेट होते हैं, डैमेजेस कैसे कैलकुलेट होते हैं? डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, जो डिफरेंस होता है उसके ऊपर। अच्छा, क्लेम फॉर डैमेजेस कैन ओनली बी ब्रॉट बाय द पार्टी नॉट इन फॉल्ट। क्लेम फॉर डैमेजेस जो है वही क्लेम करेगा जो पार्टी डिफॉल्ट में नहीं है, वही क्लेम इसको करेगा। दिस कंप्लीट्स यूनिट नंबर 1। अब आ रहे हैं यूनिट नंबर 2 के ऊपर जिसका नाम है कंडीशंस एंड वारंटीज। मुझे बताओ दोनों में से बड़ा कौन है, कंडीशन बड़ा है कि वारंटी बड़ा है? condition, very good. So stipulation as to time, stipulation माने condition as to time, unless a different intention appears on the terms of the contract, stipulation as a time of payment are deemed to be both the essence of the contract of sale. Whether any stipulation as to time of the essence of the contract or not depends on the terms of the contract. किस पे depend करता है? contract के terms के ऊपर depend करता है। analysis में लिखा है as regards no time for payment of price unless a different intention appears on the terms of the contract, stipulation is not deemed to be for the essence of the contract of sale। मतलब अगर by default अलग से कुछ लिखा हुआ नहीं है तो टाइम एक एसेंशियल फैक्टर माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। तो भी भली टाइम एक एसेंशियल फैक्टर नहीं है पर तो भी डिलीवरी शुड बी डन विद है ना रीजनेबल टाइम, रीजनेबल टाइम के अंदर काम हो जाना चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है। फिर लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन, कंडीशंस एंड वारंटीज के बारे में। एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स अ सेलर यूजुअली मेक्स सर्टेन स्टेटमेंट और रिप्रेजेंटेशन विद अ व्यू एंड टू इंड्यूस इंटेंडिंग बायर टू परचेज द गुड्स। सच रिप्रेजेंटेशंस आर जनरली अबाउट द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स, अबाउट देयर फिटनेस फॉर बायर्स पर्पस। व्हेन दीस स्टेटमेंट और रिप्रेजेंटेशन डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, दे आर नॉट रिलेवेंट एंड हैव नो लीगल इफेक्ट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, बट व्हेन दीस फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड द बायर रिलाइज अपॉन देम, दे आर रिलेवेंट एंड हैव लीगल इफेक्ट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, कंडीशन एंड वारंटी के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है a stipulation in a contract of sale with reference to goods which are the subject thereof may be the condition or a warranty। a condition, ध्यान से पढ़ना, a condition is a stipulation essential to the main purpose of the contract, the breach of which gives a right to treat the contract as repudiated, मतलब cancelled माना जा सकता है। तो कंडीशन का ब्रीच हुआ मतलब कंडीशन को फुलफिल नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड माना जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड किया जा सकता है। दैट विल नॉट हैपन इन अ केस ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी। तो मेन क्या है? कंडीशन। जो कंडीशन है वो जरूरी बात है, वो फॉलो होनी चाहिए। सो एग्जाम्पल से समझ में आएगा, बहुत अच्छा आपको अच्छा एग्जाम्पल है। P wants to purchase a car from Q who can have a which can give a mileage of 20 km per liter. Q pointing at a particular vehicle says this car will suit you. P ने Q को बोला भाई मेरे को ऐसी गाड़ी चाहिए जो 20 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दे दे। उसने कार्ड को बताया, बोले ये गाड़ी बहुत बढ़िया रहेगी। उसने गाड़ी खरीद ली, पर पता पड़ा कि ये जो कार है उसका टॉप माइलेज जो है खाली क्या है 15 किलोमीटर पर लीटर का ही है, इससे ऊपर नहीं मिल सकता। कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया जा सकता है? अवॉइड किया जा सकता है, क्योंकि उसने मेन कंडीशन मेन पर्पस क्या बताया था? 20 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देनी चाहिए, जो अभी फिलहाल गाड़ी नहीं दे रही है। फिर डिफरेंस बिटवीन लिखा हुआ है कंडीशन और वारंटी के अंदर। कंडीशन जो है वो एसेंशियल है, वारंटी जो है वो कोलैटरल है। राइट इन केस ऑफ ब्रीच, अग्रीड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है, रिप्यूडिएट कर सकती है, डैमेज क्लेम कर सकती है, दोनों कर सकती है। वारंटी के अंदर अग्रीड पार्टी सिर्फ डैमेज क्लेम कर सकती है। हु इज अग्रीड पार्टी? जिसके साथ बुरा हुआ, नाइंसाफी हुई है, जिसके नुकसान हुआ है एक्चुअली। तो कन्वर्जन ऑफ स्टिपुलेशन, ब्रीच ऑफ कंडीशन को मैं ब्रीच ऑफ वारंटी की तरह ट्रीट कर सकता हूं। मतलब मैं चाहूं तो मैंने बोला बात चल ठीक है कोई बात नहीं, ब्रीच ऑफ कंडीशन है उसको कैसे मान लो? ब्रीच ऑफ वारंटी मान लो। मैंने अपना राइट वेव कर दिया, बेसिकली मैंने अपना राइट क्या कर दिया? वेव कर दिया। मैं ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी की तरह ट्रीट कर सकता हूं, पर वाइस वर्सा नहीं होगा। ब्रीच ऑफ वारंटी को मैं ब्रीच ऑफ ट्रेड की तरह, ब्रीच ऑफ कंडीशन की तरह ट्रीट
नहीं कर सकता। लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन का कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज अ वारंटी। एक क्वेश्चन आता है, व्हेन कैन अ ब्रीच ऑफ कंडीशन बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। ये जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो उसका पूरा पूरा आंसर है। तो व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द सेलर, द बायर मस्ट waive the condition or elect to treat the breach of condition as breach of warranty and not as a ground for the treating the contract as repudiated। तो अगर पहला तो सबसे सिंपल तरीका है कि जो सेलर है उसने बोल दिया ठीक है कोई बात नहीं, ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मान लो। When a contract of sale is not severable and the buyer has accepted the goods or part thereof, the breach of any condition to be fulfilled by the seller can only be treated as a breach of warranty and not as a ground for rejecting the goods and treating the contract as repudiated unless there is a term of the contract express or implied to that effect। ठीक है, एनालिसिस में लिखा है, ध्यान से पढ़ना। Section 13 specifies cases when breach of condition be treated as breach of warranty, as a result which when the buyer loses his right to rescind the contract and can claim damages only। कब कब होगा? A contract is not avoided even on account of breach of a condition। First, where the buyer altogether waives the performance of the condition। buyer ने क्या कर दिया? छोड़ दिया, waive कर दिया कि मेरे को नहीं करना, it is okay, condition को गोली मारो, अपन तो उसको वारंटी की तरह ट्रीट कर लेंगे। अ पार्टी में फॉर हिज ओन बेनिफिट वेव अ स्टिपुलेशन कंडीशन, इट शुड बी अ वॉलंटरी वेवर बाय द बायर। व्हेन द बायर इलेक्ट्स टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज वन ऑफ अ वारंटी, they may claim only damages instead of cancelling the contract। Here the buyer has not waived the condition but decided to treat it as a warranty। यहाँ ऑलमोस्ट सेम बातें हैं, ऑलमोस्ट सेम बात कर रहा है फर्स्ट और सेकंड में। फर्स्ट में खाली बोल रहा है कि बायर ने वेव ही कर दिया कंडीशन का फुलफिलमेंट, दूसरे में बोल रहा है ब्रीच हुआ है कंडीशन का पर बायर ने बोला कोई बात नहीं, इसको अपन क्या मान लेंगे, ब्रीच ऑफ वारंटी की तरह मान लेंगे। सही फॉर एग्जांपल, मेरे और रौनक के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शरबती गेहूं की ही बात हुई थी। अब मेरे जो एक्चुअल में वीट जो प्रोड्यूस हुआ वो हुआ लोअर क्वालिटी का, पर ये भी तो आशीर्वाद आटा वाला है। अगर मैंने मतलब इसको गेहूं सप्लाई नहीं किया तो ये आटा किसका बनाएगा? एंड आई एम बीइंग हिज मेन सप्लायर। अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर लिया तो ये प्रोडक्शन ही नहीं कर पाएगा अपनी फैक्ट्री में। ये बात समझ में आती है क्या? मैंने इसको फोन करके बोला रौनक शरबती तो ना हुआ। शशि बेटा दूसरा कौन सा आता है शरबती के अलावा? शरबती के अलावा दूसरा कौन सा आता है? बहुत ही बढ़िया, और तूने उसी को बेस्ट ही बना दिया, बोले शरबती पता है, शरबती बेस्ट। अच्छा ठीक है, तो मान लो एक शरबती बेस्ट हुआ करता था जो उसके ऊपर हमने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था, तो मेरे यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ इस बार, क्रॉप इतनी अच्छी नहीं हुई तो नॉन शरबती वाला गेहूं प्रोड्यूस हो गया। अब नॉन शरबती वाला हो गया, मैंने फोन करके बोला भाई नॉन शरबती हुआ है, शरबती तो ना हो पाया, तो रौनक को भी तो गेहूं चाहिए। रौनक ने बोला कोई बात नहीं, एक काम करो 2 रुपए किलो कम कर लेंगे, आप नॉन शरबती ही सप्लाई कर देना। तो ही हैज ट्रीटेड ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी और बोला 2 रुपए का डैमेज मुझे दे देना, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। बात समझ में आती है क्या? बात समझ में आती है क्या? ठीक है, तो पहला है जहां बायर ने वेव कर दिया, दूसरा है जहां बायर ने डिसाइड किया कि मैं ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी की तरह मान लूंगा। Where the contract is non-severable and the buyer has accepted either the whole goods or any part thereof, acceptance means as in section 72 of the Indian Contract Act। ठीक है, तो contract non-severable मतलब divisible नहीं है और buyer ने goods को accept कर लिया है तो कोई समस्या वाली बात है ही नहीं। Where the fulfillment of any condition or warranty is excused by law, law ने ही इसको excuse कर दिया है तो automatically breach of warranty के condition जो है वो breach of warranty की तरह treat करी जा सकती है। मतलब बोल दिया सरकार ने कि no किसान will sell शरबती गेहूं to आशीर्वाद आटे वाले या to any private vendor, not only आशीर्वाद आटा, शरबती गेहूं का सप्लाई वैलिड नहीं है। तो शरबती गेहूं का सप्लाई वैलिड नहीं है, सरकार ने मना कर दिया, तो ब्रीच ऑफ कंडीशन होगा ही होगा, ब्रीच ऑफ कंडीशन होगा ही होगा। पर वो ठीक है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है क्योंकि इट इज इम्पॉसिबिलिटी बाय लॉ हो गया है, लॉ ने ही मना कर दिया है। वेवर ऑफ कंडीशन दो तरह से वेवर किया जा सकता है, वॉलेंटरी अपनी मर्जी से और दूसरा है कंपलसरी। तो वेवर है वे परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बायर ने इलेक्ट टू ट्रीट द कंडीशन एज वारंटी। ये बायर की बात कर रहा है भैया, बायर ही वेव कर सकता है, बायर ही वेव कर सकता है। और कंपलसरी वेवर में नॉन सेवरेबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन एक्सक्यूज्ड बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल
नहीं था, बायर ने गुड्स एक्सेप्ट कर लिए और फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन एक्सक्यूज बाय लॉ। तो आप चाहो तो अपनी बुक के अंदर जो 1 2 3 4 पॉइंट ऊपर लिखे हुए हैं यहां पे वॉलंटरी और कंपलसरी की बात कर लो, ठीक है। आप यहां पे भी मार्क कर लो, वॉलंटरी और कंपलसरी वेवर के ऊपर लिख लो, ठीक है। वापस वापस वापस, डिविजिबल डिविजिबल नहीं है, डिविजिबल नहीं है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट जो अपन एंटर किया था वो डिविजिबल नहीं था, मतलब पार्ट्स में नहीं था। तूने गुड्स एक्सेप्ट कर लिए, गेहूं एक्सेप्ट कर लिए, कुछ पार्ट एक्सेप्ट कर लिया है, पूरा एक्सेप्ट कर लिया, तूने डिलीवरी एक्सेप्ट कर ली, कहीं कोई समस्या है ही नहीं, ठीक है। बाद में मना नहीं कर सकता। एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड वारंटीज, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय एक्सप्रेस वारंटी, एक्सप्रेस कंडीशंस और एक्सप्रेस वारंटी। एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेस का मतलब ओरल और रिटर्न, बोला हुआ, यही चाहिए। और इम्प्लाइड का मतलब अलग से कुछ बात करने की जरूरत नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट होना ही चाहिए, ठीक है। सो कंडीशन एंड वारंटीज में बी ईदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। दे आर एक्सप्रेस व्हेन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसली स्टेट देम, दे आर इम्प्लाइड नॉट बीइंग एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड फॉर। इम्प्लाइड कंडीशन आर इनकॉर्पोरेटेड बाय लॉ in the contract of sale. Express condition वो हैं which are agreed upon between the parties at the time of contract and are expressly provided in the contract. Express condition वो है जो parties ने agree करा है time of contract के लिए. Implied condition वो है which are presumed by law to be present in the contract. It should be noted an implied condition may be negated or waived by an express agreement. ठीक है, दोनों हो सकता है। तो कंडीशन कैसी हो सकती है? इट में भी इधर एक्सप्रेस भी और इम्प्लाइड कंडीशन भी हो सकती है। एक्सप्रेस मतलब अलग से बोली हुई है, अग्री करा है दोनों पार्टीज में। इम्प्लाइड मतलब ये तो बाय डिफॉल्ट होगा ही होगा। फॉलोइंग कंडीशंस आर इम्प्लाइड इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स अनलेस द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शो अ डिफरेंट इंटेंशन। मतलब कौन कौन सी इम्प्लाइड कंडीशंस है, कौन कौन सी इम्प्लाइड कंडीशंस है। अगेन इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द इम्प्लाइड कंडीशंस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, व्हाट आर द इम्प्लाइड कंडीशंस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो कौन कौन सी इम्प्लाइड कंडीशन है? कंडीशन एज टू टाइटल सबसे पहला, इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अनलेस देयर इज एन अग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी द फर्स्ट इम्प्लाइड कंडीशन टू बी पार्ट ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर इज दैट इन केस ऑफ सेल ही हैज अ राइट टू सेल द गुड्स, उसको गुड्स बेचने का राइट है। इन केस ऑफ एन अग्रीमेंट टू सेल ही विल हैव द राइट टू सेल द गुड्स एट द टाइम व्हेन द प्रॉपर्टी इज टू पास। जब ओनरशिप ट्रांसफर होगी तो वो राइट एक्वायर कर लेगा। दैट इज कंडीशन एज टू टाइटल। In simple words, the condition implied is that the seller has the right to sell the goods the time when the property is to be passed. Simple सी कहानी इतनी है, seller should have a valid title of the goods. seller के पास क्या होना चाहिए? goods का valid title होना चाहिए। that is condition as to title. then है sale by description. सेल जो है वो डिस्क्रिप्शन से मैच होनी चाहिए, जिस तरह के गुड्स बताए गए हैं उससे वो मैच होना चाहिए। मतलब तुम गए सब्जी वाले के पास, मम्मी ने तुम्हारे को भेजा था, बोले दम आलू के लिए छोटे छोटे गोल आलू देख के लेके आना। तुमने सब्जी वाले को बोला भैया दम आलू के लिए छोटे छोटे गोल आलू देकर आलू देना, निकाल के देना। तो तुमने डिस्क्राइब कर दिया तुम्हें किस तरह के गुड्स चाहिए। तो वो जो गुड्स उसने सेलर ने, सब्जी वाले ने आपको दिए हैं वो आपके डिस्क्रिप्शन से मैच होने चाहिए। आपके डिस्क्रिप्शन से मैच होने चाहिए मतलब छोटे छोटे गोल ही होने चाहिए। उसने बड़े बड़े 5-5 किलो के आलू तुम्हारे को अगर पकड़ा दिए तो वो वैलिड नहीं होगा। सेल शुड कोरेस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन, जैसा बताया गया था वैसे होने चाहिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है सेल बाय सैंपल। सेल बाय सैंपल का मतलब उसने तुम्हारे को गए, जैसे तुम अगर मम्मी के साथ कभी शुगर खरीदने या दाल वाल खरीदने या कुछ भी ऐसा सामान जो लूज आइटम्स मिलते हैं वो खरीदने गए हो, तो मम्मी ऐसे उसको बोलती है भैया सैंपल दिखाना कैसा है। अगर तुम कभी दुकान पर खरीदने गए हो या तुम डी मार्ट वगैरह पे गए हो तो मम्मी ऐसे वो हाथ में लेके चेक करती है। अब वो क्या चेक करती है मेरे को भी नहीं पता, पर वैसे हाथ में लेके जरूर देखती है कि अच्छा है कि नहीं है। उनको कितना समझ में आता है आई डोंट नो, पर वैसा जरूर से चेक जरूर करती हैं। तो मम्मी ने ऐसा चेक किया, बोले हाँ ठीक है ये वाला दे दो। अब तो सैंपल के साथ बल्क जो है वो कॉरेस्पॉन्ड करना चाहिए। मतलब जो दिखाकर गुड्स परचेज करे गए थे, लिए गए थे, उस सैंपल से आपका पूरा का पूरा बल्क मैच करना चाहिए। ठीक है, फिर लिखा है सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, मतलब बता भी दिए और मैं घर से एक छोटा आलू लेकर भी गया था। मैंने बोला ऐसा वाला चाहिए छोटा छोटा गोल आलू दम आलू की सब्जी बनाने के लिए, तो सैंपल भी और डिस्क्रिप्शन भी। तो फिर गुड्स शुड मैच विद सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, दोनों से मैच करने चाहिए। फिर है कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। बाय डिफॉल्ट जिस पर्टिकुलर आपकी पर्टिकुलर पर्पस को सेटिस्फाई करे, ये जरूरी है कि जरूरी नहीं है? गुड्स आपके पर्टिकुलर पर्पस को सेटिस्फाई करे, ये जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है कि जरूरी नहीं है?
बाय डिफॉल्ट ऐसा कोई जरूरी वाली बात नहीं होती है, पर गुड्स जो हैं वो एक जनरल पर्पस को जरूर सॉल्व करने चाहिए। मतलब आप टोमेटो लेकर आए तो टोमेटो दो तरह से आते हैं, मान लो एक होते हैं सैलेड वाले टोमेटोज और एक होते हैं सब्जी में डालने वाले टोमेटोज। तो तुम सब टोमेटोज लेकर आए तो टोमेटोज शुड बी गुड इन क्वालिटी, इट शुड नॉट बी बैड, अच्छा होना चाहिए। आपका पर्टिकुलर पर्पस सैलेड में काट के देने का था, वो सेटिस्फाई करे ये जरूरी नहीं है अनटिल तुमने सेलर को बोल दिया है कि भैया सैलेड के लिए टोमेटो चाहिए। पता है क्या सैलेड के टोमेटोज अलग आते हैं और सब्जी वाले टोमेटोज अलग आते हैं, ऐसा पता है? नहीं पता है क्या? पता है क्या? ऐसा ऐसा होता है, अलग अलग आते हैं। हाँ मैं बोल रहा हूं मान लेना आते ही हैं, ठीक है ओके। तो अगर तुमने सेलर को बोल दिया फिर तो मैच करना ही चाहिए, फिर तो कोई तकलीफ वाली बात ही नहीं आ रही। पर अगर ऐसे तुमने सेलर को बताया नहीं तो टोमेटो शुड बी गुड इन क्वालिटी, टोमेटो शुड बी गुड इन क्वालिटी। आपके पर्टिकुलर पर सैलेड सब्जी को सेटिस्फाई कर रहे हैं ये जरूरी बात नहीं है, ठीक है क्या? दिस कंडीशन टू क्वालिटी ऑफ फिटनेस में पढ़ रहा हूं। अच्छा वापस से एक बार पढ़ लेता हूं। पहला पहला क्या है? पहला इंप्लाइड कंडीशन क्या? कंडीशन एज टू, पहला इंप्लाइड कंडीशन क्या? कंडीशन एज टू, बोलो कंडीशन एज टू टाइटल, टाइटल आपके पास होना चाहिए। नंबर टू क्या? सेल बाय डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन से मैच करना चाहिए, जो आपने बोला उससे मैच करना चाहिए। तीसरा क्या है? सेल बाय सैंपल, सैंपल से गुड्स मैच करने चाहिए। और चौथा क्या है? सेकंड थर्ड को ऐड कर दिया, सैंपल भी डिस्क्रिप्शन भी, तो सैंपल से भी मैच होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन से मैच भी होना चाहिए। फिफ्थ लिखा हुआ है कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, तो जो पर्टिकुलर जो जनरल पर्पस है वो फिट होना चाहिए, फिट टू यूज होना चाहिए, गुड क्वालिटी का होना चाहिए। पर्टिकुलर पर्पस को सेटिस्फाई करे ये जरूरी नहीं है। लिखा है ऑर्डिनरी देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस ऑफ द गुड्स फुल फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस, हाउएवर द कंडीशन एज टू द रीजनेबल फिटनेस ऑफ द गुड्स फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस मे बी इम्प्लाइड इफ द बायर हैड मेड नोन टू द सेलर द पर्पस ऑफ हिज परचेज। तुम गए सब्जी वाले को बोला भैया सैलेड के लिए टोमेटो चाहिए, तो फिर सैलेड के लिए टोमेटो ही चाहिए, सो टोमेटो शुड कोरस्पॉन्ड विद, शुड कोरस्पॉन्ड विद, शुड कोरस्पॉन्ड विद व्हाट? डिस्क्रिप्शन, जो बताया है वैसा आपका पर्टिकुलर पर्पस के लिए होना चाहिए। एंड रिलाइड अपॉन द स्किल एंड जजमेंट ऑफ द सेलर टू सेलेक्ट द बेस्ट गुड्स एंड द सेलर हैज नो ऑर्डिनरली बीन डीलिंग इन दोस गुड्स, सेलर ऑर्डिनरली उस गुड्स में डील भी करना चाहिए। दिस एम्प्लाइड कंडीशन विल नॉट अप्लाई इफ द गुड्स हैव बीन सोल्ड अंडर अ ट्रेडमार्क और अ पेटेंट नेम। ट्रेडमार्क पेटेंट नेम के ऊपर कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस अप्लाई नहीं करती पर्टिकुलर पर्पस के लिए। मतलब गुड्स सोल्ड अंडर अ ट्रेडमार्क और अ पेटेंट नेम नीड नॉट टू कंप्लाई विद द पर्टिकुलर पर्पस फॉर विच यू आर बाइंग द गुड्स। ध्यान रखना ट्रेडमार्क पेटेंट नेम के अंदर गुड्स सप्लाई करे गए हैं वो तुम्हारे पर्टिकुलर पर्पस को सप्लाई करें ये जरूरी नहीं है। देयर इज इम्प्लाइड कंडीशन ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर दैट द गुड्स इज सप्लाइड शैल बी रीजनेबली फिट फॉर द पर्पस फॉर व्हिच द बायर वाज wants them, provides the following conditions are fulfilled। क्या क्या following condition है? Buyer should have made known to the seller to the particular purpose, the buyer should rely on the skill and judgment of the seller, goods must be your description dealt in by the seller where he has, whether he is be a manufacturer or not. In some cases the purpose may be ascertained from the contact of the parties, from the nature of the goods. Where the goods can be used for one purpose, the buyer need not tell the seller the purpose for which he requires the goods। उसको description बताने की जरूरत नहीं है, किस purpose के लिए उसको goods चाहिए ऐसा बताना जरूरी नहीं है, अगर वो ऑर्डिनरी सेम चीजों के अंदर ही डील कर रहे हैं। तो कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस के अंदर जनरल पर्पस को सॉल्व करना चाहिए, पर्टिकुलर पर्पस को सॉल्व करें ये जरूरी नहीं है। पर अगर आपने सेलर को बता दिया कि इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए चाहिए तो फिर उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए वो मैच करना चाहिए। इम्प्लाइड कंडीशन एज टू फिट फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस विल नॉट अप्लाई टू गुड्स सोल्ड अंडर अ ट्रेडमार्क और अ पेटेंट नेम। ट्रेडमार्क और पेटेंट नेम के अंदर गुड्स अप्लाई करें तो उसके ऊपर आपके पर्टिकुलर पर्पस को सेटिस्फाई करें ये जरूरी नहीं है। फिर है सिक्स्थ कंडीशन, कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी, मतलब सेलेबल होने चाहिए, डिफेक्ट से फ्री होने चाहिए। मतलब अगर मैं आज आईफोन 12 प्रो खरीद के लेकर आया हूं तो इट शुड नॉट हैव एनी डिफेक्ट व्हिच विल मेक द आईफोन 12 प्रो अनसेलेबल, आगे से बेच नहीं पाऊं, ऐसा कोई उसमें गुड्स के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंडीशन एज टू होलसमनेस, होलसमनेस मतलब फिट टू कंज्यूम होना चाहिए, फिट टू कंज्यूम होना चाहिए, कहीं कोई उसमें ऐसा चीज प्रोड्यूस नहीं, ऐसी कुछ चीज नहीं होनी चाहिए जिससे आप उसको कंज्यूम करने लायक नहीं हो, अनफिट टू कंज्यूम नहीं हो। जैसे आपने अगर मिल्क परचेज किया है तो मिल्क शुड बी फिट टू कंज्यूम, इट नीड नॉट कन्फर फॉर योर पर्टिकुलर पर्पस, जिसके लिए दूध खरीदा वो जरूरी नहीं है, जनरल पर्पस को सेटिस्फाई करना चाहिए। नंबर टू ईटेबल है तो ईटेबल इट शुड बी फिट टू कंज्यूम, मतलब दूध फटा हुआ नहीं होना चाहिए, कीड़े पड़े हुए नहीं होने चाहिए, गुड क्वालिटी का दूध होना चाहिए जिसको तुम पीकर बीमार नहीं पड़ो, ऐसा होना चाहिए, ठीक है क्या। होलसमनेस वाली कंडीशन सिर्फ ईटेबल्स और प्रोविजंस के ऊपर अप्लाई करती है, होलसम वाली कंडीशन जो है वो ईटेबल और प्रोविजन के ऊपर ही अप्लाई करती है। क्लियर है क्या?
बहुत बहुत बढ़िया। Implied warranty. It is a warranty which the law implies into the contract of sale. In other words, is a stipulation which has not been included in the contract of sale in express word, but the law presumes that the parties have incorporated into the contract. It will be interesting to know that implied warranties are read into every contract on sale unless they are expressly excluded by the express agreement of the parties. मतलब अगर कुछ बात नहीं करी गई है तो ये by default हर contract of sale में present होगी होगी until and unless बायर और सेलर ने एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट में लिखकर एक्सक्लूड किया, बोले ये अप्लाई नहीं करेगी, तो ये अप्लाई नहीं करेगी। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट इंप्लाइड वारंटीज हर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में प्रेजेंट होगी ही होगी। फिर लिखा है, पहला है वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन। एन इंप्लाइड वारंटी द बायर शैल हैव and enjoy quiet possession of the goods. That is to say, if the buyer having got possession of the goods is later on disturbed in his possession, he is entitled to sue the seller for the breach of warranty. वो case file कर सकता है। Example 16 लिखा है, X buys a laptop from Y. After the purchase, X spent some money on its repairs and uses it from some time. Unknown to the party, it turns out that the laptop was stolen and was taken from X and delivered to its rightful owner. Y shall be held responsible for a breach and X is entitled to the damages only. क्या मतलब? वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन। वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन मतलब मैंने गुड्स परचेज करे हैं तो इंप्लाइड वारंटी है कि बायर विल हैव अ क्वाइट पोजीशन ऑफ द गुड्स, कोई भी आकर उससे गुड्स को डिस्टर्ब नहीं करेगा, उससे गुड्स वापस नहीं लेगा। बात समझ में आती है क्या? अगर ऐसा बाद में पता पड़ा कि ऐसा कुछ हुआ है तो मैं सेलर को सू कर सकता हूं फॉर द डैमेजेस। क्लियर है क्या? ठीक है क्या? जैसे एग्जाम्पल समझ में आया, एक्स ने लैपटॉप परचेज किया था वाई से, परचेज कर लिया, उसके बाद एक्स ने कुछ रिपेयर वगैरह कराई, उसको लैपटॉप को सही वही कराया, बाद में पता पड़ा कि जो लैपटॉप है वो चोरी का था और एक्स ने इट वाज टेकन फ्रॉम एक्स एंड डिलीवर्ड इट टू इट्स राइटफुल ओनर। मतलब एक्स के पास लैपटॉप खरीदा, मतलब मान लो मैंने प्रेरणा से लैपटॉप खरीदा, बाद में उस पर कुछ रिपेयर वगैरह कराई, बाद में पता पड़ा वो जो लैपटॉप है वो अनन्या का था, तो मुझे वो अनन्या को देना पड़ेगा। अब अनन्या को देना पड़ेगा, मैंने तो लैपटॉप खरीदा उसके पैसे भी दिए और रिपेयर कराए उसके भी पैसे दिए, तो मैं केस फाइल कर सकता हूं प्रेरणा के अगेंस्ट, जो सेलर है उसके अगेंस्ट फॉर द वारंटी क्लेम, डैमेज क्लेम कर सकता हूं वारंटी के लिए। तो वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन, मेरे पास गुड्स एंजॉय करने का पूरा पूरा राइट है। वारंटी एज टू नॉन एक्सिस्टेंस ऑफ एनकम्बरेंसेस, कोई कंडीशन उसमें नहीं होनी चाहिए, कोई और फ्री मतलब कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। मतलब मान लो जो लैपटॉप मैंने परचेज किया प्रेरणा से, उसके ऊपर लोन चल रहा था, मैंने प्रेरणा से लैपटॉप परचेज कर लिया, मुझे प्रेरणा ने बताया ही नहीं कि इसके ऊपर लोन चल रहा था, बैंक वाले का फोन आया, फाइनेंस वाले का फोन आया, भैया लैपटॉप ले जाएंगे उठाकर अगर तुमने किस्त ना भरी तो मैं प्रेरणा को बोल सकता हूं या तो ये लैपटॉप रख और मेरे पैसे वापस दे, या फिर जो कहा था वो करके दे, मतलब लैपटॉप पे अगेंस्ट जो लोन है उसको चुकाओ और मेरे को पूरा पूरा लैपटॉप फ्री करके दो। तो वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्बरेंसेस। वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूजेज ऑफ ट्रेड। बाय डिफॉल्ट जिस यूजेज ऑफ ट्रेड के अंदर हम बात करते हैं, जिस तरह से हम गुड्स में डील करते हैं, वो उसको फिट होना चाहिए, फिट to use होना चाहिए। An implied warranty as to quality or fitness for a particular purpose may be annexed or attached by the usage of trade। मतलब मान लो मैं रेस्टोरेंट का मालिक हूं एंड राघव खंडेलवाल जो है ही इज द सप्लायर ऑफ ऑयल एंड ही सप्लाईज वास्ट वैरायटीज ऑफ ऑयल, बहुत सारी वैरायटीज ऑफ ऑयल सप्लाई करता है। मैं राघव से हमेशा ट्रिपल रिफाइंड सोयाबीन ऑयल ही परचेज करता हूं मेरे रेस्टोरेंट के लिए। आई एम वेरी हेल्थ कॉन्शियस, तो मुझे नहीं पता कौन सा अच्छा होता है, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि मान लो ट्रिपल रिफाइंड वाला अच्छा होता होगा, मेरे को नहीं पता कौन सा अच्छा होता है। किसी को पता है क्या कौन सा अच्छा होता है ऑयल? नहीं, ठीक है, तो मान लो ट्रिपल रिफाइंड अच्छा होता है। तो मैंने हमेशा राघव के साथ ट्रिपल रिफाइंड ऑयल ही परचेज करने की बात कर रखी है, और मैं हमेशा राघव से जब बोलता हूं भाई तेल भेज देना, तो मैं कौन सा तेल की बात करता हूं? ट्रिपल रिफाइंड ऑयल ही बात करता हूं। तो अगर यूजेज ऑफ ट्रेड में है तो ही शुड ऑलवेज अप्लाई मी ट्रिपल रिफाइंड ऑयल ओनली। अब इसने कभी मुझे ओनली सिंगल रिफाइंड ऑयल ही भेज दिया तो वो मेरे पर्टिकुलर पर्पस को सेटिस्फाई नहीं करता, वो मेरा नुकसान मैं इससे क्लेम कर सकता हूं। So regarding implied condition of warranty as to quality or fitness for any particular purpose of goods supplied, the rule is let the buyer be aware that the seller is under no duty to reveal unflattering truths about the goods sold, but this rule has certain exceptions। मतलब by default caveat emptor apply करता है,
केवी डेम्पटर लेट द बायर बीवेयर अप्लाई करता है। पर अगर बायर ने सेलर को अपने पर्पस को पहले से बता रखा है, या हमारे यूजेज ऑफ ट्रेड के अंदर बाय डिफॉल्ट हमेशा हम जो करते हैं उसके अंदर पता है कि इस पर्टिकुलर पर्पस के ही लिए ही ऑयल चाहिए, तो फिर उससे वो मैच करना चाहिए, मेरे पर्टिकुलर पर्पस को सेटिस्फाई करना चाहिए। डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स, डिस्क्लोजर ऑफ नेचर डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स, तो जो नेचर का गुड्स का जो डेंजरस नेचर है वो सप्लाई बताना जरूरी है। वैभव, बेटा वो सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो ऐसा वो जो लिखा हुआ है सिगरेट के पैकेट के ऊपर वो क्या है, डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स बताया जाता है कि ये डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स है। अगर वैभव उसको कंज्यूम करा तो जान का खतरा है, ठीक है। तो ऐसा अगर कोई डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स है, अगर ऐसा कोई डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स है तो वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। बात समझ में आती है क्या? ठीक है क्या? सिमिलरली अगर आप टॉयज देखोगे तो उसमें लिखा होता है 3+, 2+, 5+, मतलब 5 साल के ऊपर का बच्चा ही काम मिलेगा, 3 साल के ऊपर का बच्चा काम मिलेगा, उससे छोटे वाला नहीं लेना, क्योंकि उसमें ऐसे कुछ मतलब गुड्स होंगे, इसमें कुछ ऐसे कुछ पार्ट्स होंगे जो अगर 3 साल से छोटा बच्चा यूज करेगा तो हो सकता है नुकसान हो जाए, ठीक है। इसके लिए तो ऐसा कुछ है तो आपको बताना रहेगा। नेचर गुड्स हैं तो वो डिस्क्लोज करने जरूरी है। तो 4 इंप्लाइड वारंटीज हैं, कितनी इंप्लाइड है? 4। अच्छा, इंप्लाइड कंडीशन कितनी है? 7 कंडीशंस है, 7 कंडीशंस थी। कौन कौन 7 कंडीशन थी? टाइटल, डिस्क्रिप्शन, सैंपल डिस्क्रिप्शन, फिर क्वालिटी फिटनेस के बाद मर्चेंटेबिलिटी, और फिर होलसमनेस ईटेबल प्रोविजन पे था। इंप्लाइड वारंटी कितनी है? 4 अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्बरेंसेस, क्वालिटी फिटनेस, डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। क्लियर है क्या? फिर caveat emptor, let the buyer beware, if the buyer, in the case of sale of goods, the doctrine caveat emptor means that the buyer beware. When the seller displays goods in the open market, it is for the buyers to make a proper selection or choice of the goods. If the goods turn out to be defective, he cannot hold the seller liable. The seller is no way responsible for the bad selection of the buyer. तुम गए सब्जी लेने, मम्मी ने तुम्हारे को बोला सब्जी देख के लेके आना, तुमने अपनी होशियारी दिखाई, तुम्हारे को आता जाता कुछ नहीं, पर तुमने अपनी होशियारी दिखाई, तुम उतरे सब्जी वाले के पास, थैला उठाया, एक एक आलू ऊपर नीचे गोल गोल चेक वेक करके लिया और लेकर आए घर पे। जब मम्मी को लाके दिखा, मम्मी ने लगाए 2 झापट, बोले नालायक तू इतना बड़ा हो गया, तेरे को अभी सब्जी खरीदनी नहीं आई, ऐसा आलू कौन लेके आता है? तो मतलब जो गुड्स थे, जो आलू थे, वो बढ़िया क्वालिटी के नहीं थे, तो तुम जाकर सेलर को दोष ठहरा नहीं सकते, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। अपने गुड्स के बारे में सब कुछ डिस्क्लोज करना तुम्हारी जिम्मेदारी। तुम कौन? बायर की जिम्मेदारी बनती है ढंग से गुड्स को, प्रॉपर क्वालिटी के गुड्स को सेलेक्ट करने की। पर अगर तुम मेरे जितने इंटेलिजेंट होते और तुमने बायर सेलर को बोला होता सब्जी वाले भैया बढ़िया वाले आलू निकाल के देना, उसने बोला भैया आप देख लो, मैंने बोला नहीं भैया तुम्हें ज्यादा आता है, तुम इंटेलिजेंट हो, मैं तो पढ़ा ही सकता हूं, आलू तो तुम ही बेचोगे, तो मैंने सेलर की स्किल के ऊपर अप्लाई किया, फिर रूल ऑफ केवेट एम्प्टर अप्लाई नहीं करता। फिर अब उसने खराब आलू दिए तो एक एक आलू उसके मुंह पर मारकर आ सकते हो, कोई मनाई वाली बात नहीं है, तो केवेट एम्प्टर उस केस में अप्लाई नहीं करेगा। पर अगर तुमने होशियारी दिखाई सब्जी वाले के साथ में कि मैं यूज करूंगा, तो फिर केवेट एम्प्टर अप्लाई करता है। कुछ खराब आ गए, सेलर की जिम्मेदारी नहीं है। फिर लिखा है the seller in no way responsible for the bad selection of the buyer. The seller is not bound to disclose the defect in the goods which he is selling. It is the duty of the buyer to satisfy himself before buying the goods that the goods will serve the purpose for which they are being bought. If the goods turn out to be defective or do not serve this purpose, or if it depends on his own skill or judgment, the buyer cannot hold the seller responsible. Buyer seller को responsible held नहीं कर सकता. Rule of Cambridge is laid down section 16, which states that the subject to the provision of the act or any of the law of the time being enforced, there is no implied warranty or condition as to the quality of fitness for any particular purpose for goods supplied under a contract or sale. आपके particular purpose को satisfy करे, वो अगेन सेम बात कर रहा है, पर्टिकुलर पर्पस सेटिस्फाई करे ये जरूरी नहीं है। फॉलोइंग आर द कंडीशन टू सेटिस्फाइड, क्या क्या जरूरी बातें हैं? बायर हैड मेड नोन टू द सेलर द पर्पस ऑफ हिज परचेज, बायर रिलाइड ऑन द सेलर स्किल, देयर सेलर्स बिजनेस इज टू सप्लाई गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन। तो अगर ये 3 कंडीशन है तो केवेट एम्प्टर अप्लाई करेगा कि केवेट एम्प्टर अप्लाई नहीं करेगा? नहीं करेगा। क्यों?
क्योंकि सेलर के स्किल्स के ऊपर बायर ने रिलाय किया है, सेलर के स्किल और जजमेंट में रिलाय किया है, और सब्जी वाले का तो काम ही है रोज सब्जी बेचना, तो ही इज डीलिंग ऑन द गुड्स इन द ऑर्डिनरी डिस्क्रिप्शन। ठीक है, एक्सेप्शन दे रखे हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ केवी टेम्पटर कब कब अप्लाई नहीं करता। तो पहला क्या है, अगेन व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू डॉक्ट्रिन ऑफ केवी टेम्पटर, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ केवी टेम्पटर। सो क्या क्या एक्सेप्शंस है, फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज, वेयर द बायर मेक्स नोन टू द सेलर दैट पर्टिकुलर पर्पस फॉर व्हिच द गुड्स आर रिक्वायर्ड सो एज टू शो दैट ही रिलाइज ऑन द सेलर स्किल और जजमेंट एंड द गुड्स आर ऑफ अ डिस्क्रिप्शन व्हिच इज इन द कोर्स ऑफ सेलर्स बिजनेस टू सप्लाई, इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू सप्लाई सच गुड्स व्हिच आर रीजनेबली फिट फॉर द पर्पस। ठीक है, तो फिटनेस एज टू क्वालिटी ऑफ द यूज जो है उस पर्टिकुलर क्वालिटी का होना चाहिए, यूज का होना चाहिए, अगर पर्टिकुलर पर्पस का जो ऑब्जेक्टिव है वो सेलर को पता है। मैंने बोल दिया दम आलू के लिए छोटे छोटे गोल आलू चाहिए, तो दम आलू के लिए छोटे छोटे गोल आलू चाहिए, फिर मैच नहीं कर रहा, मारो पकड़ के सेलर को। ठीक है, केवी टेम्पटर अप्लाई नहीं करता। फिर लिखा है गुड्स परचेज अंडर पेटेंट और ब्रांड नेम, पेटेंट और ब्रांड नेम में अगर गुड्स परचेज करे गए हैं तो देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन द गुड्स शैल बी फिट फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस, ये किसी पर्टिकुलर पर्पस को स्पेसिफाई करें ये जरूरी नहीं है। गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, वेयर द गुड्स आर सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, इम्प्लाइड कंडीशन है कि गुड्स कॉरेस्पॉन्ड होने चाहिए डिस्क्रिप्शन के लिए, अगर नहीं होते तो सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। गुड्स टू बी ऑफ मर्केंटेबल क्वालिटी, सेलेबल क्वालिटी का होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट मैं उसको आगे सेल कर रहा हूं, ऐसा तो गुड्स होना ही चाहिए। ठीक है, सेल बाय सैंपल, अगर सैंपल से सेल करी गई है तो सैंपल शुड मैच विद द सैंपल, सेल और डिस्क्रिप्शन दोनों से करेगी, दोनों से डील होनी चाहिए। ट्रेड यूजेज, मतलब हम बाय डिफॉल्ट जिस पर्पस के लिए गुड्स करते हैं, जैसे मैं और राघव थे तो हमने ट्रेड यूजेज के अंदर बता रखा है कि मैं ट्रिपल रिफाइंड ऑयल ही यूज करता हूं, और फिर ये नहीं भेजे तो ये जिम्मेदार होगा। सेलर एक्टिवली कंसील्स अ डिफेक्ट और इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड, सेलर ने जानबूझकर खराब क्वालिटी के गुड्स सप्लाई करे हैं, his intention was to fraud the buyer, तो फिर सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, क्या आप अगर इसको ध्यान से पढ़ोगे, ये आठों के आठों एक्सेप्शन आप ऊपर भी इंप्लाइड कंडीशंस और वारंटीज के अंदर पढ़कर आए हो, तो आप कहीं यहां लिख सकते हो या ऊपर कहीं लिख सकते हो कि दीज आर सेम, ऊपर लिखो तो दीज आर सेम एक्सेप्शंस टू डॉक्ट्रिन ऑफ केवी टेम्पटर, और यहां लिख रहे हो एक्सेप्शन में तो वहां लिख लो सेम एज टू इंप्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज, तो लिख लो दोनों जगह, ताकि एक ही जगह याद करना पड़ेगा और दूसरी जगह ऑटोमेटिक टेपने में काम आएगा। तो लिख लो जल्दी से, फटाफट से। सो यूनिट नंबर 2 खत्म, यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 3 है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। ओनरशिप और डिलीवरी, ओनरशिप इज प्रॉपर्टी, डिलीवरी इज पोजेशन। ठीक है, दोनों अलग अलग कहानी है, इस चीज का ध्यान रखना। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के साथ रिस्क ट्रांसफर होती है, ये लाइन हमेशा लिख सकते हो, रिस्क पासेस विद ओनरशिप, ये लाइन हमेशा आप लिख सकते हो। सो passing or transfer of property constitutes the most important element and factor to decide legal rights and liabilities of the seller and the buyer. Passing of property implies passing of ownership. If the property has passed to the buyer, the risk in the goods sold is of the buyer and not of seller, though the goods may still be in the seller's possession. The rule regarding transfer of property in goods from the seller to the buyer depends on two basic factors. दो basic factors के ऊपर depend करेगा। Identification of goods, goods को identify करना contract और sale के अंदर। Intention of the parties, parties का intention क्या है, मतलब बहुत ज्यादा importance है parties की इंटेंशन के ऊपर कि कब वो ओनरशिप ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो इंटेंशन मैटर्स अ लॉट। सेक्शन 19 सबसेक्शन 2 further provides that for the purpose of ascertaining the intention of the parties, regard shall be to the terms of the contract, conduct of the parties, circumstances of that particular case. तो passing of property, specific or certain goods, passing of property uncertain goods, sent on approval on sale, transfer in case of reservation of right to disposal। अभी इन चारों के ऊपर अपन बात करेंगे। Property specific or certain goods when intended to pass, when there is a contract of sale of specific or certain goods, मतलब ये वाले चाहिए, वो वाले goods के ऊपर बात करी गई है, तो property transfer होगी buyer को at the time when the parties to the contract intend to be transferred, जब parties intend करती है उसको transfer करना।
For the purpose of ascertaining the intention of the party, regard shall have to the terms of the contract, conduct of the party, circumstances of that particular case. अगर कोई डिफरेंट इंटेंशन अपीयर होता है तो फिर उसके हिसाब से प्रॉपर्टी या ओनरशिप ट्रांसफर करी जाएगी. तो अगर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स है तो इंटेंशन ऑफ द पार्टीज मैटर करता है. स्टेजेस ऑफ गुड्स व्हाइल पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट, स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इन अ डिलीवरेबल स्टेट एंड स्पेसिफिक गुड्स टू इन अ डिलीवरेबल स्टेट व्हेन सेलर हैज टू असर्टेन द प्राइस. तो स्पेसिफिक गुड्स जब डिलीवरेबल स्टेट में है, स्पेसिफिक गुड्स जिनको डिलीवरेबल स्टेट में जाना पड़ेगा, स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट में द सेलर हैज टू असर्टेन द प्राइस. तो कब कब अलग अलग स्टेजेस हैं जब ओनरशिप ट्रांसफर करी जाएगी. डिलीवरेबल स्टेट का मतलब क्या है? जिस तरह से बायर ने बोला था कि इस तरह के गुड्स हो जाने चाहिए. मतलब जब मैंने और रौनक ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था तो रौनक ने बोला था वीट चाहिए शरबत ही 50-50 केजी के बोरे में भरे हुए. तो 50-50 केजी के बोरे में जब भरे हुए हो जाएंगे तो वो डिलीवरेबल स्टेट में होंगे, तब ओनरशिप ट्रांसफर होगी. उसके पहले ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो सकती. बात समझ में आती है क्या? ठीक है. लकड़ी खरीदने की बात हुई थी तो बोला था बायर ने कि लकड़ी बंडल में बंधी हुई होनी चाहिए. तो लकड़ी कट गई है, पेड़ कट गया है, लकड़ी बन चुकी है, पर अभी तक बंडल में उसको बांधा नहीं है, तो गुड्स डिलीवरेबल स्टेट के अंदर नहीं है. स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट अभी ऑलरेडी डिलीवरेबल स्टेट के अंदर है. प्रॉपर्टी पास होगी, कॉन्ट्रैक्ट इज मेड एंड इज इमैटेरियल व्हेन द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ द प्राइस ऑफ द टाइम इज डिलीवरी इज डन और इज पोस्टपोन्ड. मतलब गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट और सेल एंटर होगा ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी. स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट, जैसे ही गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में आ जाएंगे, मतलब गुड्स अभी है डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, तो जैसे ही गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में आ जाएंगे ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी. एग्जाम्पल नंबर 3 लिखा है गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, सेलर हैज टू डू एनीथिंग देयर इन ऑर्डर टू असर्टेन द प्राइस. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है स्पेसिफिक गुड्स का डिलीवरेबल स्टेट के अंदर, सेलर को अभी वे करना है, मेजर करना है, टेस्ट करना है, कुछ ऐसा काम करना है जिससे उसकी प्राइस असर्टेन कर सके. तो जब तक वो ऐसा सारा काम धाम नहीं कर देता ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करी जाएगी. ठीक है क्या? तो डिलीवरेबल स्टेट में कॉन्ट्रैक्ट और सेल, ओनरशिप ट्रांसफर. पुट इन डिलीवरेबल स्टेट, जैसे डिलीवरेबल स्टेट में आए ओनरशिप ट्रांसफर. ऐसा कोई काम करना बाकी है, वे करना, मेजर करना, ऐसा कोई काम करना बाकी, जैसे वो काम करेगा उसके बाद ओनरशिप ट्रांसफर कर दी जाएगी. गुड्स मस्ट बी असर्टेन, असर्टेन मतलब अलग हो जाने चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्रोप्रिएट कर देने चाहिए. The rules in respect of passing of properties on uncertain goods are as follows. Goods of the description in deliverable state, goods delivery to the carrier for transmission. So sale of uncertain goods by description, there is contract of sale for the uncertain or future goods by description, and goods of that description and deliverable state are unconditionally appropriated to the contract either by the seller with the assent of the buyer or by the buyer with the assent of the seller. The property in the goods passes to the buyer. मतलब जैसे ही uncertain goods हैं, description से सेल हो रहे हैं, लॉट में पड़े हुए हैं और बता रखा है कि इस तरह के चाहिए, तो जैसे ही सब्जी वाले ने अपने थैले पे जो इतने सारे आलू पड़े हुए हैं वो क्या है? अनअसर्टेन है. जैसे ही तुम्हारे लिए छोटे छोटे गोल आलू जैसे तुमने बोला उसने थैली में डालकर वे करना चालू कर दिया, ओनरशिप क्या हो जाएगी? ट्रांसफर कर दी जाएगी. ठीक है. डिलीवरी टू द कैरियर, व्हेन इन परस्यूएंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द सेलर डिराइव्स गुड्स टू द बायर और टू द कैरियर or other bailey, whether named by the buyer or not, for the purpose of transmission to the buyer and does not reserve the right of disposal, he is deemed to have unconditionally appropriated the goods to contract. तो डिलीवरी अगर कैरियर को करी गई है, ट्रांसपोर्टेशन वाले को करी गई है, तो जैसे ही गुड्स ट्रांसपोर्टेशन हो जाएंगे, कैरियर को डिलीवर कर दिए जाएंगे, ओनरशिप ट्रांसफर कर दी जाएगी. भाई ये एग्जांपल भी था. A bill of lading of railway parcel is made out in the name of the buyer and is sent to him. The ownership in the goods passes from the seller to the buyer, and in case the goods are subject to accidental loss by theft, the seller will not be liable. ठीक है. मतलब मैंने सामान रेलवे के अंदर डाल दिया, मुंबई भेजना था, रेलवे में डाल दिया और जो बायर था उसके नाम का बिल ऑफ रेलवे रिसिप्ट भी कटवा दिया और बायर को रेलवे रिसिप्ट भेज भी दिया, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल भेज दिया, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई. अब अगर रेलवे गाड़ी रास्ते में पटरी से उतर गई, सामान का कोई नुकसान हुआ तो कौन जिम्मेदार है? बायर जिम्मेदार है. एनालिसिस ऑफ सेक्शन 23 लिखा है द एसेंशियल्स है देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ अनसर्टेन गुड्स और फ्यूचर गुड्स. गुड कंफर्म करने चाहिए डिस्क्रिप्शन और क्वालिटी में, गुड डिलीवरेबल स्टेट के अंदर होनी चाहिए, इंटेंशन टू अप्रोप्रिएट से आपको डिस्टिंग्विश करना जरूरी है, एक्चुअल में अप्रोप्रिएट कर देने चाहिए. अप्रोप्रिएशन मतलब अलग किया जा सकता है, सेलर कर सकता है बायर से पूछकर या बायर कर सकता है सेलर से पूछकर. लिखा है असेंट एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है और असेंट अलग करने के बाद में भी दिया
जा सकता है। फिर लिखा है गुड्स ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न बेसिस, ये आपके अकाउंट्स का चैप्टर भी है, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस वाला। तो व्हेन द सेलर सिग्निफाइज हिज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस टू द सेलर और डज एनी एक्ट ऑफ अडॉप्टिंग द ट्रांजैक्शन, मतलब बायर ने बोल दिया हाँ मंजूर है मंजूर है मंजूर है, या ऐसा कोई काम कर दिया जिससे ओनरशिप आगे उसने ट्रांसफर कर दी, उसने एक्सेप्टेंस दे दिया, मतलब उसने आगे गुड्स को सेल कर दिया, तो उसने कंडक्ट से बता दिया कि मैं गुड्स परचेज करने वाला हूँ। सिग्निफाई नहीं करता अपना अप्रूवल पर गुड्स को रीडिंग कर लेता है जो टाइम फिक्स कर रखा है उसके बिना, मतलब टाइम एक्सपायर हो गया। डन समथिंग टू द गुड्स व्हिच इज इक्विवेलेंट टू एक्सेप्ट इन द गुड्स दैट इज प्लेजेस और सेल इज द गुड्स, ने गुड्स आगे प्लेज कर दिया, सेल कर दिया। तो जैसे ही ऐसे तीनों में से कोई एक काम हो गया, फोन करके बोलते हैं मंजूर है मंजूर है मंजूर है। नंबर टू क्या बोला, टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया, अभी तक गुड्स वापस लौटाए नहीं है। और नंबर थ्री क्या बोला, या तो गुड्स आगे बेच दिए या गुड्स को प्लेज कर दिए, तो उसने अप्रूवल वाले गुड्स को क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न बेसिस, मतलब वहां पे कंडीशन डाल रखी है कि कैश का जब पेमेंट होगा तभी ओनरशिप ट्रांसफर होगी, तो कैश का पेमेंट होगा तो ही ओनरशिप ट्रांसफर होगी। कंडीशन सेटिस्फाई करने को बोल रखा है, तो आफ्टर सेटिस्फैक्शन ऑफ दैट कंडीशन ओनली गुड्स विल बी, ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड। रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल, मतलब जो सेलर है उसने डिस्पोजल का राइट रिजर्व करके रखा है। When there is a contract for sale of specific goods or where goods are subsequently approved to the contract, the seller may by the terms of contract or appropriation reserve the right of disposal of the goods until and unless the certain conditions are fulfilled. In such a case, notwithstanding the delivery of the goods to the buyer or to a carrier or other bailey for the purpose of transmission to the buyer, the property in the goods does not pass to the buyer until the condition imposed by the seller are fulfilled. जब तक buyer condition satisfy नहीं कर देता तब तक he will have a right of disposal, मतलब वापस से गुड्स को लेकर अपने हिसाब से गुड्स को बेच सकता है। When goods are shipped or delivered to railway administration for carriage by railway and by the bill of lading or railway receipt, as the case may be, the goods are delivered to the order of the seller or his agent. The seller is prima facie deemed to reserve the right of disposal, मतलब मान लो मेरे गुड्स जो हैं वो सुरम्य के वेयरहाउस के ऊपर पड़े हुए हैं और मैंने सुरम्य को बोल रखा है कि भैया मैं बोलूं तो ही डिलीवरी देना, नहीं तो डिलीवरी मत देना। सुरम्या के पास पड़े हुए मेरे गुड्स पर मैंने बोल रखा है सुरम्या को कि ऐसे ही डिलीवरी मत दे देना। तो रौनक के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया ना, मैंने सुरम्या को बोला सुरम्या रौनक को गुड्स दे दे तो ही रौनक को गुड्स मिलेंगे। अब मान लो रौनक को पता, मतलब सुरम्या को पता है कि रौनक को गुड्स देने हैं, गुड्स रौनक के पड़े हुए हैं, पर मैंने कंडीशन लगा रखी जब तक मैं नहीं बताऊंगा, जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक गुड्स ट्रांसफर मत करना। नाउ सुरम्या के पास रौनक आया, सुरम्या ने मना कर दिया या बोला आप पहले बोलो अंजुल सर को, वो बोलेंगे तो ही मैं आपको गुड्स दूंगा, तो आई हैव अ राइट ऑफ डिस्पोजल। अब मैंने रौनक को बोल रखा था जब तक कैश नहीं तब तक कोई गुड्स नहीं मिलेंगे, तो पेमेंट ऑफ प्राइस इज द कंडीशन, पेमेंट ऑफ प्राइस इज द कंडीशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। फिर लिखा है when the seller of the goods draws on the buyer for the price and transmits to the buyer the bill of exchange together with the bill of lading or as the case may be the railway receipt or to secure acceptance or payment of the bill of exchange, the buyer is bound to return the bill of lading। very very important, मतलब मान लो मैंने और रौनक ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया और मैंने और हम दोनों के बीच में टर्म्स ऑफ कंडीशन चलती है कि हम 3 महीने बाद का एक बिल बनाकर बिल रिसीवेबल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक दूसरे के ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैंने रौनक को एक बिल ऑफ लीडिंग या रेलवे रिसिप्ट भेजा और साथ में एक बिल ऑफ एक्सचेंज बीआर बना के दे दिया कि 3 महीने बाद उस पर साइन करके मुझे लौटा देना। अब अगर रौनक ने बिल और रिसीवेबल के ऊपर या उसका जो बिल पेबल उस पर साइन करके उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया तो वो बिल ऑफ लीडिंग के बदले उसको डिलीवरी भी मिलने की जरूरत नहीं होगी। ये बात समझ में आती है क्या? अब उसने रौनक ने बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर साइन नहीं किया, बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर साइन नहीं किया और बिल ऑफ लीडिंग जो है या रेलवे रिसिप्ट जो है वो अपने पास ही रिटेन कर लिया। मतलब मेरा बिल ऑफ एक्सचेंज तो उसने एक्सेप्ट नहीं करा, पर मैंने जो बिल ऑफ लीडिंग भेजा था जिससे वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल उसके पास आ जाएगा, तो वो गुड्स लेके तो आ सकता है, he will have the possession of the goods but he will not have the ownership of the goods। उसके पास ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए जरूरी बात क्या थी, बिल रिसीवेबल को एक्सेप्ट करना और उसको ऑनर करना। ऐसा मैंने कंडीशन पहले से ही बता रखा है। ये समझ में आया क्या? वेरी गुड। सर्कमस्टांसेस अंडर व्हिच द राइट ऑफ डिस्पोजल में बी रिजर्व्ड। कब कब राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व किया जा सकता है? गुड्स शिप्ड है, डिलीवर्ड है, रेलवे
एडमिनिस्ट्रेशन को कैरेज के लिए, एंड बाय द बिल ऑफ लीडिंग और रेलवे सेट एज द केस में बी द गुड्स आर डिलीवरेबल टू द ऑर्डर ऑफ द सेलर और एजेंट। मतलब मैंने सुरम्य को बोल रखा है मेरे फोन के बिना किसी को गुड्स देने की जरूरत नहीं है, तो आई हैव अ राइट ऑफ डिस्पोजल ऑन द गुड्स। सेलर ने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया और उसको भेज दिया, पर सेलर ने बायर ने उस बिल ऑफ एक्सचेंज को ऑनर नहीं किया या पेमेंट नहीं किया, तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, राइट ऑफ डिस्पोजल अभी भी मेरे पास ही रहेगा। रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद प्रॉपर्टी, मतलब ओनरशिप जैसे ही ट्रांसफर उसकी रिस्क भी ट्रांसफर हो जाएगी। फिजिकल पोजेशन का ट्रांसफर हुआ है कि नहीं हुआ है वो मैटर नहीं करता, फिजिकल पोजेशन ट्रांसफर हुआ है कि नहीं हुआ है वो मैटर नहीं करता, ओनरशिप से फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है क्या, बात समझ में आती है क्या? ओनरशिप ट्रांसफर रिस्क भी ट्रांसफर, ओनरशिप ट्रांसफर रिस्क भी ट्रांसफर, फिजिकल पोजीशन का ट्रांसफर हुआ है कि नहीं है वो मैटर नहीं करता। The general rule is unless otherwise agreed, the goods remain at the seller's risk until the property therein is transferred to the buyer. But when the property is transferred to the buyer, the goods are at the buyer's risk whether delivery has been made or not. Delivery हुई है नहीं हुई उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। The rule, general rule क्या है? Risk follows ownership. It provides where delivery of the goods have been delayed through the fault of either buyer or seller, the goods are at the risk of the party in default, and as regards any loss which might have occurred but for such fault. Thus, in ordinary circumstances, the risk is borne by the buyer only when the property in the goods passes over to him. However, the parties may by special agreement stipulate that the risk will pass sometime after or before the property has passed. मतलब ऐसा बोल सकते हैं, अलग से लिख दिया कि गुड्स तो ओनरशिप तो वहां ट्रांसफर हो रही है, पर इसका जो रिस्क है वो 1 महीने बाद से चालू होगा। 1 महीने तक हमारी पूरी जिम्मेदारी है गुड्स की। गुड्स में कुछ भी हुआ तो 1 महीने तक की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है। तो रिस्क ट्रांसफर नहीं हुई, रिस्क ट्रांसफर नहीं हुई। फिर ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर, क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? नेमो, very good. Nemo that called non-habit. Nemo that called non-habit. No one can pass a better title than he himself has. तो जिसके पास ओनरशिप नहीं, जिसके पास खुद के पास टाइटल नहीं, वो आगे गुड्स ट्रांसफर नहीं कर सकता। मतलब अगर आपने एक नॉन ओनर से सामान खरीदा है तो ये विल बी अ नॉन ओनर ओनली। अगर आपने चोरी का सामान खरीदा किसी चोर से तो यू विल बी ऑल्सो कॉल्ड एज अ चोरी का सामान वाला चोर ही। बात समझ में आती है क्या? तो Nemo that caught non-habit, no one can pass a better title than he himself has. इसके कुछ exceptions है। पहला है सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, एजेंट हमारे बिहाफ पर, प्रिंसिपल के बिहाफ पर गुड सेल करता है। He is not the true owner of the goods, but even then if he is selling the goods he will pass a valid title of the same. Sale by one of the joint owner, joint owner मतलब एक से ज्यादा लोगों ने मिलकर कुछ गुड्स परचेज कर रखे हैं, कोई एक भी अगर गुड सेल कर देता है तो the buyer will get a good title of the same. Sale by person in possession under voidable contract, अगर गुड्स voidable contract के अंदर है और अभी तक हल्ला नहीं मचा है, अभी तक हल्ला नहीं मचा है और गुड्स आगे ट्रांसफर कर दिए गए हैं तो buyer will get a good title of the sale of the same. लिखा है सेल बाय वन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यूज इन पोजीशन देयर ऑफ, मतलब गुड्स अभी भी मेरे पास में है, मैं सेल कर चुका हूं पर गुड्स अभी भी मेरे पोजीशन में है और मैंने गुड्स आगे ट्रांसफर कर दिए हैं तो बायर विल गेट अ गुड टाइटल फॉर द सेम। फिफ्थ इज सेलर सेल बाय पर्सन ऑब्टेनिंग बाय सेल बाय बायर ऑब्टेनिंग पोजीशन बिफोर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स वेस्टेड इन हिम, मतलब बायर ने सेल करी है गुड्स की, उसके पास अभी तक पोजीशन आ चुका है पर उसके पास अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, किसी भी वैलिड रीजन की वजह से उसके पास ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, पर ही हैज द वैलिड पोजीशन ऑफ द सेल, उसने गुड्स आगे सेल कर दिए, द बायर विल गेट अ गुड टाइटल ऑफ द सेल। इफेक्ट ऑफ स्टॉपल मतलब अपने कंडक्ट से शो करता है, अपने कंडक्ट से शो करता है कि सब कुछ सही है या ये मेरा ही है और फिर बायर गुड्स परचेज करता है तो ही विल गेट अ वैलिड टाइटल ऑफ द सेम। सेल बाय एन अनपेड सेलर, अनपेड सेलर मतलब जिसको अपने गुड्स का पैसा नहीं मिला है, उसने अगर गुड्स आगे ट्रांसफर करे हैं तो ही विल गेट अ वैलिड टाइटल। अंडर द प्रोविजन है जब लिक्विडेटर ने की सेल करी है, मतलब ऑफिशियल रिसीवर इंसॉल्वेंट के केस में सेल करी तो बायर जो है ही विल गेट अ गुड टाइटल। फाइंडर ऑफ गुड्स ने अगर उसके ओरिजिनल ओनर नहीं मिल पा रहा है और उसने गुड्स को सेल किया है तो द बायर विल गेट अ गुड टाइटल ऑफ द सेम। सेल बाय पॉनी कैन कन्वे अ गुड टाइटल, पॉनी जो है मतलब मैंने चहक को जब ये कीबोर्ड दिया था 15 दिन के लिए और पैसे नहीं दिए तो 15 दिन बाद चहक कैन हैज द राइट टू सेल द कीबोर्ड एंड रिकवर 2 करोड़ रुपए, सॉरी 20 करोड़ रुपए जो मैंने उसको दिए थे इससे लिए थे, तो शी इज नॉट द ओनर बट शी विल पास अ वैलिड टाइटल ऑफ द सेम। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? नेक्स्ट लिखा है
परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल implies delivery of goods by the seller and acceptance of the delivery of goods and payment of price for them by the buyer in accordance with the terms of contract. डिलीवरी तीन तरह से हो सकती है, एक्चुअल, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल डिलीवरी आदान प्रदान, सिंबॉलिक इज डिलीवरी ऑफ सम सिंबल, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दे देना, कंस्ट्रक्टिव इज पोजीशन का चेंज नहीं होना, पोजीशन का चेंज नहीं होना। ठीक है। रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स, पहले लिखा है डिलीवरी मस्ट मे बी मेड बाय एनीथिंग डूइंग विच द पार्टीज अग्री शैल बी ट्रीटेड एज डिलीवरी और विच द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन द पोजीशन ऑफ द बायर, जैसे ही बायर के गुड्स पोजीशन में आ जाएंगे डिलीवरी हो जाएगी। इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी, अ डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ द गुड्स इन प्रोग्रेस विद डिलीवरी ऑफ द होल हैज द सेम इफेक्ट फॉर द पर्पस ऑफ पासिंग द प्रॉपर्टी इन सच गुड्स एज द डिलीवरी ऑफ द होल, बट अ डिलीवरी ऑफ द पार्ट ऑफ द गुड्स विद एन इंटेंशन ऑफ सेवरिंग, मतलब पार्टिंग विद द गुड्स ऑफ द होल, डज नॉट ऑपरेट एज अ डिलीवरी ऑफ द रिमाइंडर। ठीक है, पार्ट डिलीवरी दी तो डिलीवरी उसके पास, बायर के पास हो गई। बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, बाय डिफॉल्ट सेलर की ड्यूटी नहीं है, बायर को बोलना रहेगा डिलीवरी देने के लिए। प्लेस ऑफ डिलीवरी, तो बाय डिफॉल्ट जो है व्हेनेवर इट इज फॉर द बायर टू टेक पोजीशन ऑफ द गुड्स फॉर द सेलर टू सेंड देम टू द बायर इज अ क्वेश्चन डिपेंडिंग इन ईच केस ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सेलर को भेजना है कि बायर लेने आएगा, वो हर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल टू सेल डिपेंड करेगा। अपार्ट फ्रॉम एनी सच कॉन्ट्रैक्ट गुड्स आर सोल्ड टू बी डिलीवर्ड एट द प्लेस एट व्हिच दे आर एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो जहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ है वहां पे डिलीवरी करी जाएगी। अगर अग्रीमेंट टू सेल है तो जहां पे वो गुड्स इन फ्यूचर प्रोड्यूस करे जाएंगे तो वहां पे डिलीवरी मानी जाएगी। टाइम फॉर डिलीवरी, बिजनेस आवर्स के अंदर डिलीवरी होनी चाहिए और अगर कोई अलग से टाइम फिक्स करा हुआ है तो उस टाइम पर फिर डिलीवरी हो जानी चाहिए। अगर टाइम फिक्स नहीं है तो एक रीजनेबल टाइम के अंदर डिलीवरी कर देनी चाहिए। फिर लिखा है गुड्स इन पोजेशन ऑफ अ थर्ड पार्टी, गुड्स थर्ड पार्टी के पोजेशन के अंदर है और थर्ड पार्टी ने एक्नॉलेज कर दिया कि हाँ भैया गुड्स मेरे पास पड़े हैं, डिलीवरी हो जाएगी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी की बात कर रहा है। टाइम फॉर टेंडर ऑफ डिलीवरी, डिमांड और टेंडर ऑफ डिलीवरी इट इज इनइफेक्चुअल अनलेस मेड एट अ रीजनेबल आवर। व्हाट इज रीजनेबल आवर इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, मतलब ऑफिस आवर्स के अंदर, बिजनेस आवर्स के अंदर ही डिलीवरी की बात होनी चाहिए। एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी, तो बाय डिफॉल्ट सेलर बेयर करता है एक्सपेंसेस, अलग से कोई बात नहीं करी गई है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अलग से लिख दिया कि बायर बेयर करेगा तो बायर करेगा, अलग से लिखा सेलर करेगा तो सेलर करेगा। बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं लिखा है तो डिलीवरी चार्जेस सेलर के होते हैं। डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, अगर गलत क्वांटिटी डिलीवर कर दी है और बायर ने गुड्स एक्सेप्ट कर ली है तो उसको कॉन्ट्रैक्चुअल रेट के ऊपर पेमेंट करना रहेगा। इंस्टॉलमेंट डिलीवरी अनलेस अदरवाइज अग्रीड, द बायर अमाउंट नहीं है डिलीवरी एक्सेप्ट करने के लिए अगर इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी करी गई है। मतलब मैंने और रौनक ने 100 किलो गेहूं एक साथ खरीदने की बात करी थी, मैं 5-5 किलो करके गेहूं सप्लाई करूं तो रौनक बाउंड नहीं है डिलीवरी लेने के लिए, पर अगर वो एक्सेप्ट कर ले तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, बाद में मना नहीं कर सकता। डिलीवरी टू कैरियर, ट्रांसपोर्टेशन वाले को डिलीवरी कर दी है, अगर ट्रांसपोर्टेशन वाले को डिलीवरी कर दी है तो सामने वाला पर्सन विल गेट अ वैलिड टाइटल ऑफ द सेम। अगर आपने कैरियर माने ट्रांसपोर्टेशन वाले को डिलीवरी करी है तो ट्रांसपोर्टेशन वाले डिलीवरी करी है, बायर से पूछ के करी है, तो डिलीवरी टू कैरियर विल इंप्लाइड एज अ डिलीवरी टू द बायर एज वेल। ठीक है ना। फिर लिखा है डिलीवरी डिटोरेशन ड्यूरिंग ट्रांजिट। डिटोरेशन ड्यूरिंग ट्रांजिट मतलब रास्ते में सामान था और खराब हो गया, तो ट्रांजिट में अगर कोई खराब हुआ है सामान तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है, बायर के ऊपर ही वो बाय डिफॉल्ट नुकसान होगा। जो भी नुकसान इंसिडेंटल है ट्रांजिट की वजह से, मतलब पता है कि ये तो नुकसान होगा ही होगा, वो नुकसान किसका होगा, बायर का ही होगा। ठीक है, मतलब पेट्रोल पंप वालों को डिपो से, ऑयल डिपो से पेट्रोल आता है, डीजल आता है, तो बाय डिफॉल्ट कुछ पेट्रोल डीजल तो खत्म उड़ ही जाता है, इवेपोरेट होता ही होता है, तो वो नुकसान किसका होगा, बायर का, मतलब पेट्रोल पंप वालों का होगा। सिमिलरली तुमने अपनी गाड़ी में जब पेट्रोल पंप से पेट्रोल भराया तो पेट्रोल पंप वाले इज द सेलर एंड यू आर द बायर। अब वो टंकी में से मतलब उसने 1 लीटर या तो मानो 10 लीटर उसने करा और वो जब नॉब डाल के उसमें कुछ डालने लगा था पेट्रोल डीजल, तो कुछ ना कुछ पेट्रोल डीजल तो 0.1% पेट्रोल डीजल तो उड़ता ही उड़ता है, कोई उसमें अवॉइड नहीं कर सकता, उसको अवॉइड नहीं कर सकता, तो नुकसान किसका है, बायर का ही है। तो डिटोरेशन ड्यूरिंग ट्रांजिट का मतलब है कि रास्ते में बाय डिफॉल्ट इंसिडेंटल जो है ट्रांजिट का, वो नुकसान कौन बेयर करेगा, बायर ही बेयर करेगा। ये पॉइंट समझ में आता है क्या। मानो मैंने कश्मीर से राजस्थान के अंदर एप्पल्स मंगवाई, कश्मीर से राजस्थान अजमेर आने के अंदर इट टेक्स 4 days फॉर द ट्रक को 4 दिन लगते हैं। अब 4 दिन में जो एप्पल है वो गर्मी के अंदर थोड़ी खराब तो होगी, कुछ केजी एप्पल तो खराब होगा ही होगा, वो कुछ केजी जो एप्पल खराब होगी वो नुकसान किसका है, अपना है, बायर का है। ठीक है, डिटोरेशन एंड ट्रांजिट।
ठीक है ना। बायर्स राइट टू एग्जामिन द गुड्स, बायर जो है वो उसके पास पूरा पूरा राइट है गुड्स को एग्जामिन करने का। रूल्स रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स, द बायर इज डीम्ड टू हैव एक्सेप्टेड द गुड्स व्हेन ही इंटीमेट्स टू द सेलर दैट ही हैज एक्सेप्टेड देम और व्हेन द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड टू हिम एंड ही डस एनी एक्ट इन रिलेशन टू देम व्हिच इज इनकंसिस्टेंट विद द ओनरशिप। मतलब मैंने फोन करके बोल दिया, बायर ने फोन करके बोल दिया हाँ मंजूर है मंजूर है मंजूर है, या ऐसा कोई काम कर दिया जो मेरी ओनरशिप को आगे ट्रांसफर कर रहा है, तो मैंने गुड्स को क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। अच्छा, बायर आर नॉट बाउंड टू रिटर्न द रिजेक्टेड गुड्स, बायर ने फोन करके बोल दिया भैया गुड्स मेरे को पसंद नहीं, तू देख ले तेरे को क्या करना है, तो बायर की जिम्मेदारी नहीं है सेलर तक गुड्स पहुंचाना, बायर की जिम्मेदारी नहीं है सेलर तक गुड्स पहुंचाना, इस चीज का ध्यान रखना। बायर कहीं भी किसी भी एंगल से जिम्मेदार नहीं होगा सेलर तक गुड्स पहुंचाने के लिए, उसके पास पड़े हुए हैं, सेलर की जिम्मेदारी आए खुद कलेक्ट कर ले। लाइबिलिटी ऑफ बायर फॉर नेग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स, व्हेन द सेलर इज रेडी एंड विलिंग टू डिलीवर द गुड्स एंड रिक्वेस्ट द बायर टू टेक द डिलीवरी, और बायर नहीं लेता है एक रीजनेबल टाइम के अंदर, तो नुकसान अगर कुछ भी हुआ तो वो किसका होगा, बायर का होगा, सेलर का नहीं होगा। मैंने गाड़ी बुक कराई, मैंने कार बुक कराई, मैंने बोला बर्थडे पे लेंगे, बर्थडे पे लेंगे, बर्थडे आ गया, मैंने बोला अभी इच्छा नहीं है, अब आर्या के बर्थडे पे लेंगे, और उसको मैंने डीलर को फोन करके बोल दिया भैया तू रख ले गाड़ी कोई बात नहीं, बर्थडे गाड़ी की डिलीवरी 6 महीने बाद लूंगा, तो 6 महीने बाद लूंगा तो कोई अगर नुकसान हुआ तो मेरी जिम्मेदारी है। नंबर 2, जो कार का डीलर है वो मुझे बोल सकता है 6 महीने के जो रखने के गैराज के किराया होता है वो मुझसे वसूल कर सकता है। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, बढ़िया। दिस कंप्लीट्स यूनिट नंबर 3, अब करेंगे यूनिट नंबर 4। सो यूनिट नंबर 4 है हमारी अनपेड सेलर की, यूनिट नंबर 4 है हमारी अनपेड सेलर की। लिखा है अनपेड सेलर के अंदर, हु इज अनपेड सेलर, हु इज अनपेड सेलर, हु इज अनपेड सेलर, जिसको पैसे नहीं मिले हैं। तो यहां बेसिकली बात हो रही है उस सेलर की जिसको अपना पैसा नहीं मिला है, या कोई बिल ऑफ एक्सचेंज जो था वो उसका डिसऑनर हो गया है, तो ही हैज बिकम अ अनपेड सेलर। राइट ऑफ अनपेड सेलर दो में क्लासिफाई कर सकते हैं, राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स एंड राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर, गुड्स के अगेंस्ट भी और बायर के अगेंस्ट भी। पहले बात करते हैं अनपेड सेलर का राइट अगेंस्ट द गुड्स। तो गुड्स के अंदर दो कहानी, जब प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज पास्ड टू द बायर, व्हेन द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज नॉट पास्ड टू द बायर, ओनरशिप ट्रांसफर हुई है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। द अनपेड सेलर हैज द फॉलोइंग राइट्स अगेंस्ट द गुड्स। पहला है सेलर का लियन, सेलर का लियन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट राइट ऑफ एन अनपेड सेलर। द अनपेड सेलर कैन क्लेम अ राइट ऑफ लियन, राइट टू विथहोल्ड पोजेशन ऑन द गुड्स। अगर गुड्स अभी भी सेलर के पास में पड़े हुए हैं, ही हैज द फिजिकल पोजेशन ऑफ द गुड्स, ही कैन एक्सरसाइज द राइट ऑफ लियन, और वो डिलीवरी विथहोल्ड कर सकता है, बायर को देने से मना कर सकता है। पर ये लियन नहीं रहेगा अगर गुड्स कैरियर को डिलीवर हो गए हैं या बेली को दिए गए हैं, जहां सेलर के पास अब कोई कंट्रोल नहीं है गुड्स को वापस लेने का, या बायर या उसके एजेंट ने लॉफुली गुड्स को अपने पोजीशन में ले लिया है, या सेलर ने बोल दिया है कि लियन एग्जिस्ट नहीं करता, मैं इसे लियन एक्सरसाइज नहीं करूंगा, तो फिर राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता। एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ लियन कब कब एक्सरसाइज किया सकता है, गुड्स हैव बीन सोल्ड विदाउट एनी स्टिपुलेशन ऑफ क्रेडिट, कैश पे बेचा है गुड्स, या क्रेडिट पे बेचा है पर क्रेडिट का टाइम एक्सपायर हो चुका है, या बायर जो है वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, तो इन तीनों ही केस के अंदर लियन एक्सरसाइज किया जा सकता है। लियन एक्सरसाइज करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी बात है, वो सिंपल सी इतनी सी है कि बायर शुड not have got the delivery of the goods, should not have the possession of the goods, goods should still be in the possession of the unpaid seller, unpaid seller के ही पोजीशन में होने चाहिए। फिर राइट ऑफ स्टॉपेज एंड ट्रांजिट, अगर लियन खत्म, जहां पे लियन खत्म होता है वहीं पर राइट ऑफ स्टॉपेज एंड ट्रांजिट चालू होता है। राइट ऑफ स्टॉपेज एंड ट्रांजिट एक्सरसाइज करने के लिए जरूरी बात है बायर का इंसॉल्वेंट होना, मतलब लियन के बाद अगर पोजीशन ट्रांसफर हो गया है और गुड्स अभी भी रास्ते में है, कैरियर के पास में पड़े हुए हैं, तो सेलर जो है वो राइट ऑफ स्टॉपेज एंड ट्रांजिट एक्सरसाइज कर सकता है। कैरियर को बोल सकता है भैया ट्रक घुमा के वापस अपने गोडाउन में ही लेके आ जा, बायर तक गुड्स देने की जरूरत नहीं है। तो अगर गुड्स ट्रांजिट में है, अगर गुड्स ट्रांजिट में है तो जो सेलर है वो राइट ऑफ स्टॉपेज एंड ट्रांजिट एक्सरसाइज कर सकता है। Goods are deemed to be in the course of transit from the time when they are delivered to a carrier or other bailee for the purpose of transmission to the buyer until the buyer or his agent in that behalf takes delivery from that carrier. Goods अभी भी
रास्ते में ही है। बायर रिजेक्ट कर चुका है गुड्स और कैरियर और बेली अभी भी उसके पोजीशन में है, ट्रांजिट अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर even if the seller has refused to receive them back, goods are delivered to a ship chartered by the buyer. It is a question depending on the circumstance of the particular case whether they are in the position of the master as a carrier or as an agent of the buyer. मतलब अगर कैरियर के पास गुड्स पड़े हुए हैं और जो कैरियर है मतलब ट्रांसपोर्ट वाला जो है वो बायर के एजेंट की तरह काम नहीं कर रहा है, he is only acting as the owner of the transport मालिक, तो सेलर बोल सकता है भैया वापस से गुड्स मेरे गोडाउन में दे दो, बायर तक पहुंचाने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर छोटी सी बात इतनी सी है कि अगर सेलर कैरियर पर अपना हक जमा सकता है कि भाई वापस गोडाउन में गुड्स आएंगे और कैरियर उसकी बात सुनेगा, तो राइट ऑफ स्टॉपेज एंड ट्रांजिट हो सकता है। अगर गुड्स बायर के पास या उसके एजेंट के पास एक बार पहुंच गए तो फिर स्टॉपेज एंड ट्रांजिट एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता। तो लियन एक्सरसाइज करने के लिए सेलर के पास पोजीशन होना चाहिए, स्टॉपेज एंड ट्रांजिट एक्सरसाइज करने के लिए गुड्स अभी भी रास्ते में होने चाहिए, इन ट्रांजिट होने चाहिए। अच्छा, स्टॉपेज एंड ट्रांजिट के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, स्टॉपेज एंड ट्रांजिट की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बायर क्या हो जाना चाहिए, कंपलसरी इंसॉल्वेंट होना चाहिए। अगर बायर इंसॉल्वेंट नहीं है तो स्टॉपेज एंड ट्रांजिट एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता। The unpaid seller may exercise his right of stoppage and transit either by taking actual possession of the goods or by giving notice of his claim to the carrier or other bailee in the whole possession of the goods. Notice may be given either to the person having actual possession of the goods or to his principal. ठीक है, ट्रांसपोर्ट वाले को बोल दिया, ट्रांसपोर्ट वाले का मालिक है उसको बोल दिया है, ट्रक वाले को भी बोल दिया, तो भी स्टॉपेज एंड ट्रांजिट अपन एक्सरसाइज कर सकते हैं। यहां लिखा है स्टॉपेज एंड ट्रांजिट एक्सरसाइज खाली कब हो सकता है, जब ये सारी कंडीशन फुलफिल होगी, सेलर अनपेड होना चाहिए, गुड्स का पोजेशन का ट्रांसफर हो जाना चाहिए, गुड्स अभी भी ट्रांजिट में होनी चाहिए, बायर इंसॉल्वेंट होना चाहिए। ये सारी बातें होगी तो ही स्टॉपेज एंड ट्रांजिट एक्सरसाइज किया जा सकता है। ध्यान रखना, लियन के लिए इंसॉल्वेंट होना जरूरी नहीं है, पर स्टॉपेज एंड ट्रांजिट के लिए इंसॉल्वेंट बायर का होना जरूरी है। ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट, व्हेन द ट्रांजिट कम्स टू एन एंड with the right of stoppage transit is lost when the transit comes to an end. Transit comes to an end in the following cases. कब कब होगा, बायर या बेली ने डिलीवरी ले ली, बायर ने डिलीवरी ले ली, गुड्स उसके पास पहुंच गए, कैरियर या बेली ने एक्नॉलेज कर दिया बायर को या एजेंट को कि गुड्स मेरे पास पड़े हुए हैं आपके, कैरियर ने रिफ्यूज कर दिया है, goods wrongfully refused to deliver the goods to the buyer, goods are delivered to the carrier hired by the buyer, मतलब जो ट्रक वाला है वो बायर का ही है, तुम ट्रक वाले को कितना ही फोन घुमा लो पर वो वापस तुम्हारे गोडाउन में गाड़ी नहीं लगाएगा। गुड्स कैरियर को डिलीवर हो गए, जो बायर ने डिलीवर कर रहे थे, बायर ने हायर किया था, पार्ट डिलीवरी हो गई है गुड्स को, ट्रांजिट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। रिमेनिंग गुड्स के लिए भी गुड्स डिलीवर हैं, शिप चार्टेड बाय द बायर, कैन ट्रांजिट कम्स टू एन एंड। मतलब बेसिकली अगर सेलर कैरियर के ऊपर अपना हक नहीं जमा सकता, उसको फोन करके वापस अपने गुड्स नहीं मंगा सकता, और जो ट्रांजिट है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, स्टॉपेज एंड ट्रांजिट एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता। There are two modes of stoppage in transit: by taking actual possession, by giving notice to the carrier or not to deliver the goods, या फिर where the notice of stoppage in transit is given by the seller to the carrier or other bailee in the possession of the goods, he shall redeliver the goods so according to the direction of the seller, the expenses of such redelivery shall be borne by the seller। मतलब कैरियर को उसने नोटिस दे दिया कि भैया गुड्स मेरे हैं, बायर को डिलीवर नहीं करना, और जो खर्चा होगा इसका वो कौन देगा, सेलर ही बेयर करेगा। तो डिफरेंस के अंदर लियन और स्टॉपेज एंड ट्रांजिट में बेसिकली कहानी इतनी सी है। लियन बात करता है राइट टू विथहोल्ड द पोजीशन, और लियन जो स्टॉपेज एंड ट्रांजिट है, स्टॉपेज एंड ट्रांजिट वो राइट टू रीगेन पोजीशन की बात करता है। लियन एक्सरसाइज करने के लिए पोजीशन सेलर के पास होना चाहिए, स्टॉपेज एंड ट्रांजिट एक्सरसाइज करने के लिए गुड्स कैरियर के पास में होने चाहिए, बायर के पास अभी तक इफेक्टिव पोजीशन पहुंचा नहीं है। लियन के लिए सेलर का इंसॉल्वेंट होना कंपल्सरी नहीं है, अगर इंसॉल्वेंट हुआ है तो एक्सरसाइज कर सकता है पर कंपल्शन नहीं है। पर स्टॉपेज एंड ट्रांजिट के लिए बायर का इंसॉल्वेंट होना कंपल्सरी है। इफेक्ट ऑफ सब सेल और प्लेज बाय द बायर, गुड्स बायर के पास पहुंच गए, सेलर के पास अभी तक पैसे नहीं आए, सेलर अनपेड सेलर है, पर बायर ने गुड्स आगे बेच दिए या उसको प्लेज
कर दिए। तो द राइट ऑफ लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज नॉट अफेक्टेड बाय द बायर सेलिंग और प्लेजिंग द गुड्स अनलेस द सेलर हैज असेंटेड टू इट। दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द सेकंड बायर कैन नॉट गेट अ बेटर पोजीशन, मतलब नेमो दैट कोड नॉट हैव इट अप्लाई करेगा, और जो बायर है बायर से जिसने आगे गुड्स परचेज करें, थर्ड पार्टी जिसने गुड्स परचेज करें, ही विल नॉट गेट अ वैलिड टाइटल ऑफ द सेम, उसको कोई वैलिड टाइटल नहीं मिलेगा, वो एक बेटर पोजीशन के अंदर नहीं होगा। पर अगर अनपेड सेलर ने थर्ड पार्टी को बोला हाँ भैया मेरी जिम्मेदारी है गुड्स तुम्हारे तक पहुंचाने की, और बायर ने उस थर्ड पर्सन को आगे गुड्स सेल कर दिया एंड बाद में पैसे नहीं दिए ओरिजिनल सेलर को, तो जो थर्ड पार्टी है ही विल गेट अ वैलिड टाइटल, क्योंकि सेलर ने असेंट किया था गुड्स के सेल के लिए। तो सेलर असेंटेड टू द सेल या टू द सब सेल बाय द बायर, द थर्ड पार्टी विल गेट अ वैलिड टाइटल ऑन द सेम। Exceptions where the unpaid seller right of lien and stoppage in transit are defeated, ठीक है। When the seller has assented to the sale, mortgage or other disposition of the goods, अगर seller ने assent कर दिया था सेल के लिए। When document of title has been transferred to the buyer, document title अगर ट्रांसफर कर दिया गया है बायर को, document title ट्रांसफर कर दिया बायर को, या seller ने गुड्स की सेल की assent कर दी थी, तो लियन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट अब एक्साइज नहीं किया जा सकता। तो दो केस हैं जब लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्साइज नहीं कर सकते। पहला केस कौन सा है, सेलर ने सब सेल के लिए असेंट दिया था, और दूसरा है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल जो है वो पास हो चुका है, ठीक है। Effect of stoppage: the contract of sale is not rescinded when the seller exercises right of stoppage and transit. Contract still remains in force and the buyer can ask for delivery of the goods on the payment of price. मतलब अगर आपने stoppage and transit exercise किया है तो contract of sale अभी खत्म नहीं हुआ है, buyer पैसे देगा और delivery goods की मांग सकता है, आप seller जो है वो मना नहीं कर सकता। Right of resale is a very valuable right given to an unpaid seller in the absence of a right, मतलब जो unpaid seller है वो goods को वापस से resale कर सकता है, उसमें कहीं कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अगर स्टॉपेज एंड ट्रांजिट और लियन उसने एक्सरसाइज कर चुका है तो ही कैन रीसेल द गुड्स टू अनदर बायर प्रोवाइडेड, उसको जरूरत क्या है ये सारी कंडीशन फुलफिल करने की। गुड्स पेरिशेबल नेचर के हैं तो बायर को बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। गुड्स अगर पेरिशेबल नेचर के नहीं है तो बायर को, जिसने पैसे नहीं दिए उसको बोलना पड़ेगा भाई तूने पैसे नहीं दिए मैं गुड्स आके सेल कर दूंगा। बिना बताए गुड्स सेल नहीं कर सकता, बिना बताए बायर को गुड्स रीसेल नहीं कर सकता अगर वो पेरिशेबल के नहीं है तो। वेयर ही गिव्स नोटिस टू द बायर फॉर हिज इंटेंशन टू रीसेल द गुड्स, इफ आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ सच नोटिस द बायर फेल्स विद एन रीजनेबल टाइम और पे द प्राइस द सेलर may resell the goods. It may be noted that in such case the resale of the goods the seller is also entitled to recover the difference between contract price and retail price, resale price, मतलब डैमेज क्लेम कर सकता है। जो कॉन्ट्रैक्चुअल प्राइस था और उसको जिसने मार्केट में बेचना पड़ा उसके वो पैसा भी क्लेम कर सकता है। जरूरी बात यहाँ पर क्या है, जरूरी बात यहाँ पर क्या है, जरूरी बात यहाँ पर क्या है, बायर को बताना जरूरी है, नोटिस देना जरूरी है कि तुमने अगर पैसे नहीं दिए तो मैं गुड्स रीसेल कर दूंगा, और फिर भी वो पैसे नहीं देता है तो हम गुड्स रीसेल कर सकते हैं और डैमेज भी क्लेम कर सकते हैं। Where an unpaid seller who has exercised his right of lien or stoppage and transit resells the goods, subsequent buyer जो है he will get a good title against the original buyer. As resale by the seller when a right of resale is expressly reserved in a contract of sale, पहले से contract में लिख के रखा था कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए कुछ डिफॉल्ट किया तो मेरे पास रीसेल का राइट है तो रीसेल करेगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। उस केस में उसको नोटिस देना भी जरूरी नहीं है क्योंकि पहले से ही बोल रखा था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर ही कि अगर तूने पैसे ना दिए तो I will sell the goods again to someone else. Where the property in the goods has not passed to the buyer, property ownership अभी तक ट्रांसफर नहीं हुई है तो गुड्स अपने पास रोक भी सकता है, ओनरशिप भी उसके नाम पे ट्रांसफर नहीं करी जाएगी। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर, ये हुआ बायर के अगेंस्ट, मतलब ये हुआ गुड्स के अगेंस्ट दो राइट, राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ स्टॉपेज एंड ट्रांजिट। अब है राइट अगेंस्ट द बायर, तो बायर के अगेंस्ट वो केस कर सकता है, प्राइस के लिए पैसे वसूल करने के लिए केस फाइल कर सकता है। सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, जो उसका नुकसान हुआ उसको रिकवर करने के लिए, डैमेज का नुकसान रिकवर करने के लिए केस फाइल कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है अपनी ड्यू डेट से पहले ही, एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है, अगर कुछ पहले से बात करी गई है पेमेंट ऑफ प्राइस की तो जिस दिन पेमेंट करना था उस दिन से जब तक पेमेंट नहीं करता है उस दिन तक का ब्याज वसूला जा सकता है जो रेट लिखी हुई है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में अलग से कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा हुआ नहीं है तो कोर्ट एक अप्रोप्रिएट रेट डिसाइड करके उसके ऊपर इंटरेस्ट की बात कर सकता है। अब बात करेंगे रेमेडीज ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर। अभी तक अनपेड सेलर की बात कर रहे थे, अब बात कर रहे हैं बायर की। बायर के पास क्या क्या राइट है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय सेलर वेयर fails to deliver the goods on time or in manner, breach of contract by seller where he repudiates the contract, cancel कर देता है। breach of contract by seller where the
डिलीवर और नॉन कन्फर्म गुड एंड बायर रिजेक्ट्स एंड रिवोक्स द एक्सेप्टेंस। तो बायर के पास में क्या क्या राइट है? डैमेज क्लेम करना नॉन डिलीवरी के लिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो कहा था वो करने के लिए केस फाइल कर सकता है, वो ब्रीच ऑफ वारंटी के लिए केस कर सकता है, खुद आगे होकर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, और वो भी इंटरेस्ट के पेमेंट के लिए बात कर सकता है। Where the seller wrongfully neglects or refuses to deliver the goods to the buyer may sue the seller for damages for non-delivery। non-delivery उसने गुड्स आगे नहीं बेचे, और मान लो रौनक ने मुझे बोल रखा था कि अगर आपने मेरे को वीट सप्लाई नहीं करे तो मैं आशीर्वाद आटा नहीं बना पाऊंगा, और मैंने निखिल के साथ 5000 किलो आटे के बैग सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रखा है। अब मैंने वीट सप्लाई नहीं करे, मैं सेलर हूं, मैंने वीट सप्लाई नहीं करे, उसकी वजह से रौनक आगे 5000 केजी बैग्स निखिल को सप्लाई नहीं कर पाया, तो रौनक जो है उसके जो प्रॉफिटेबिलिटी का नुकसान है वो मुझसे वसूल कर सकता है। रौनक इज द बायर, आई एम अ सेलर, मैंने धोखा दिया है, सेलर ने धोखा दिया है, बायर को गुड्स नहीं पहुंचाए। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, मतलब अगर गुड्स इस तरह के हैं जहां डैमेजेस एडिक्वेट रेमेडी नहीं है तो बायर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए केस फाइल कर सकता है। बोले जो कहा था वो करके दो, मेरे को नहीं पता, मैं मान लो कि मैंने कोहिनूर डायमंड बेचने की बात करी थी रौनक के साथ, या मैंने मोनालिसा पेंटिंग बेचने की बात करी थी रौनक को। नाउ दीज आर एंटिक्स व्हिच डू नॉट हैव एडिक्वेट वैल्यू फॉर डैमेजेस, यहां डैमेजेस एडिक्वेट रेमेडी नहीं होंगे, तो रौनक मेरे पे केस फाइल कर सकता है। बोले जो कहा था वो करके दो। मोनालिसा की पेंटिंग बेचने की बात हुई थी तो मोनालिसा की पेंटिंग बिकवा के दो। सेल ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी, तो ब्रीच ऑफ वारंटी के लिए केस फाइल कर सकता है, जो नुकसान है उसके लिए डैमेज क्लेम कर सकता है। रेपिटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द ड्यू डेट, अगर सेलर ने अपना काम नहीं किया तो ही कैन फाइल अ केस फॉर he can cancel the contract before the due date only, वो अपने ऑटोमेटिकली एंटिसिपेटेड ब्रीच कर सकता है। जैसे सेलर इंटरेस्ट के लिए केस फाइल कर सकता है, वैसे बायर भी इंटरेस्ट के लिए केस फाइल कर सकता है। स्पेशल डैमेजेस भी अगर लिखे हुए थे तो वो भी क्लेम कर सकता है। अगर अलग से इंटरेस्ट रेट नहीं लिखी हुई थी तो कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि जिस दिन से पेमेंट हुआ है और डिलीवरी हो जानी चाहिए थी उस दिन तक का पैसा हमें लौटा दो। ऑक्शन सेल मतलब बिड से इनवाइट करके इस तरह का हथौड़े को इस्तेमाल करते हुए 1 2 3 एंड ऑक्शन सेल की बात हो रही है, तो ये वो ऑक्शन सेल है। जैसे ही 1 2 3 एंड हथौड़े फॉल होने पर कंडक्ट से सेल होती है। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, कौन सा टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आता है? सेल ऑफ गुड्स बाय फॉल ऑफ हैमर। वेरी गुड, वेरी नाइस रेसिट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है साहब। When the goods are sold in lots के अंदर गुड सेल हो रही तो हर लॉट को एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की तरह मानते हैं ऑक्शन के अंदर। कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जैसे ही 1 2 3 टप मतलब 3 बार नहीं, 1 2 3 टप फॉल ऑफ हैमर, गुड सेल हो गई। या फिर आपके पर्टिकुलर रीजन में कोई दूसरा कस्टम तरीका है सेल करने का, तो उस कस्टमरी बैनर के अंदर सेल कंप्लीट हो जाएगी। राइट टू बिड में भी रिजर्व, जो सेलर है वो अपना राइट रिजर्व कर सकता है बिड करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो इवन द सेलर कैन रिजर्व हिज राइट, पर उसको पहले बताना पड़ेगा कि मैं भी बिड करूंगा। वेयर द सेल इज नॉट नोटिफाइड बाय द सेलर, अगर ऐसा नोटिफिकेशन नहीं कर रखा है तो जो बायर है वो फ्रॉडुलेंट डिक्लेयर कर सकता है ऑक्शन सेल को। रिजर्व प्राइस मतलब कम से कम एक मिनिमम प्राइस का बैंड सेट कर सकते हैं कि इससे कम होगा तो हम नहीं बेचेंगे। प्रिटेंडेड बिडिंग, द सेलर मेक्स यूज ऑफ प्रिटेंडिंग बिडिंग टू रेज द प्राइस, मतलब सिर्फ जानबूझकर पैसे बोली बढ़ाने के लिए, ऑक्शन प्राइस बढ़ाने के लिए बिड हो रही है तो बायर जो है वो उसको वॉइडेबल करार कर सकता है। इंक्लूजन ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज टैक्सेस ऑन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बात करी गई थी कि टैक्सेस बढ़ जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट इंक्रीज टैक्सेस के ऊपर आपको देना पड़ेगा। मतलब मान लो कि तुम और हम पढ़ रहे थे और हम जब पढ़ रहे थे उसके बाद जीएसटी का रेट इंक्रीज हो गया तो आई हैव द राइट टू रिकवर द एक्स्ट्रा जीएसटी का अमाउंट फ्रॉम यू पीपल। ठीक है, तो अगर इंक्रीज होता है टैक्सेस में या डिक्रीज होता है टैक्सेस के अंदर तो जो बायर है और सेलर है वो आपस में उसको कर सकते हैं। ठीक है, पर अलग से कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि कोई इंक्रीज डिक्रीज से हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल प्राइस के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो फिर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दिस कंप्लीट्स योर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स लॉ का सेकंड एक्ट, हमारा बड़ा एक्ट जो है वो इसके साथ खत्म होता है। 1 2 3 4 4 यूनिट अपन ने डिस्कस करी। फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर विद अ न्यू एक्ट। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।